हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है एक बार फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। और मैं आपका दोस्त रवि, और आज हम जो है अगला चैप्टर का नेम होगा ओसिलेशन। ओसिलेशन के बारे में जो है कंप्लीट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो अभी तक आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है और कहां से क्वेश्चन आया हुआ है और किस हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है, इन तीनों की बात हम करेंगे। बट आप संयमता के साथ कंप्लीट जो है लेक्चर के साथ बने रहिए, और अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी इससे मोटिवेशन मिले और हम आगे बढ़े। आपका एक भी मिनट मैं खराब नहीं करूंगा और बेसिक से चलूंगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे और जिनका बेसिक कमजोर है वो सब यहाँ पे आके देखेंगे तो जो है आपको ऐसा लगेगा कि फिजिक्स जो है बिल्कुल आसान है। बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ऊपर सुपरफिशियल से उठा के चलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बेसिक से उठा के और उसको बेसिक से लेके ये मान के चलो कि मैं जो है धरती खोद के नीचे घुस जाऊंगा और उसके अंदर से आपको उठा के चलूंगा, जीरो से भी नीचे जाके चलूंगा मैं। बस आप बने रहिए, और साथ साथ आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मूल्यवान होगा और उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि उससे जो है आपके लिए ऐसे ऐसे नए लेक्चर्स में लेके आऊं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन को धीरे से आप जब पढ़ोगे उसी के बाद तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग मोशन इज गिवन बाय। एक पार्टिकल है जो क्या एग्जीक्यूट कर रहा है, मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। उसकी जो डिस्प्लेसमेंट दे रखी है वो आपके सामने दे रखी है, दैट इज y इज इक्वल टू में ए नोट ए साइन ओमेगा टी। यहां पे सिचुएशन जो है y इज इक्वल टू में ए नोट प्लस ए साइन ओमेगा टी एंड प्लस बी कोस ओमेगा टी, कुछ इस तरह से होगा। ये सिचुएशन आपको प्रोवाइड कर रखी है, इसके साथ ये नोट होगा यहां पे, इसी प्रकार यहां पे भी नोट आएगा। इस तरह से उत्तर होंगे, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि देन द एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स ऑसिलेशन इज। अब देखिए, एम्पलीट्यूड निकालने का जो जनरल तरीका होता है वो अगर इक्वेशन ऐसी होती, दैट इज ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कोस ओमेगा टी। अगर कुछ इस तरह की इक्वेशन दिखती तो आपको पता है कि इसका एम्पलीट्यूड होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2 ए बी कोस थीटा। अब थीटा साइन और कोस के बीच कितने का डिफरेंस होता है, 90 का, इसलिए कोस 90 डिग्री। तो इसका जो रिजल्ट आता वो आता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट। ये लेसिजियस फिगर के अंडर भी आता है, और जब हम सुपरपोजिशन की बात करते हैं वहां पे भी आता है। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्टली इस बात को सोच लेते हैं कि यहाँ पे जो आपके पास इक्वेशन है उसका उत्तर सीधा यही होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट। बट मैं आपको बता दूं, ऐसी इक्वेशन को इस तरह से सोल्व किया जाता है, कोस का एंगल इसके अंदर आता है। अब कोस साइन और कोस के बीच का डिफरेंस कितना है, दैट इज 90 डिग्री, इसलिए कोस 90 जीरो होने के कारण केवल ये बचा है। पर अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखते हैं, जो उन्होंने प्रोवाइड कर दिया। उन्होंने क्या बोल दिया, उन्होंने कहा कि y इज इक्वल टू ए नोट प्लस ए साइन ओमेगा टी। यहां पे जो पार्टिकल है अलोंग y एक्सिस ओसिलेट कर रहा था, इसलिए हम यहां पे ऐसा लिख पाए हैं, ठीक है। और उसका जो ओरिजिन है वो y के अक्रॉस था। बट आप इसको घबराने की जरूरत नहीं है, जब आपको ऐसी क्वेश्चन दिखाई देता है तो उसमें भी ऐसा ही होगा, क्योंकि ये जो आपको ए नोट दिखाई दे रहा अभी ये कांस्टेंट है, क्योंकि ए और बी तो एम्पलीट्यूड है साइन के लिए और कोस के लिए, जो अलग अलग वेव को मिलाया गया है, ये कांस्टेंट अपीयर होगा। तो इस इक्वेशन को हम बदलेंगे y माइनस ए नोट। अब ये जो ऑसिलेट करेगा किसके क्रॉस करेगा, y माइनस ए नोट। अब तक किसके क्रॉस कर रहा था, ऐसी इक्वेशन में किसके क्रॉस कर रहा होगा, y के अक्रॉस ऑसिलेट कर रहा होगा। जब ऐसी इक्वेशन है तो इसको सिंप्लीफाइड वे में लेके जाइए और बनाइए y माइनस ए नोट बनाइए, और इसके बाद जो आगे इक्वेशन बच गई दैट इज ए साइन ओमेगा टी एंड प्लस बी कोस ओमेगा टी। अब जो आपका ऑसिलेशन होगा वो किसके अक्रॉस होगा, y माइनस ए नोट के अक्रॉस होगा, और इसका जो एम्पलीट्यूड आएगा वही ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अंडर द रूट। चूंकि साइन और कोस में फिर से 90 डिग्री का है तो कोस 90 जीरो हो जाएगा, तो आपका उत्तर ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसी को ऐसा भी लिखा जा सकता है, सभी को पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पावर 1/2, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पावर 1/2 के बराबर ये आपका उत्तर हो जाएगा। आपको पजल करने के लिए आपके साथ ये खेल किया गया था, इसलिए मैं कहता हूं कि नीट में कोई लंबे चौड़े बहुत लंबे क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से आएंगे, आपके साथ वो खेल करेगा। अगर आप उस खेल को पहचान गए तो आप ये समझिए कि आप उस क्वेश्चन को तुरंत बना दोगे। अगर आप उस खेल को नहीं पहचान पाए तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, और ये क्वेश्चन नीट 2019 के अंदर आया हुआ है।
तो इसलिए मैं बार बार वही क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, वही क्वेश्चन आपके सामने रिपीट कर रहा हूं जो पहले कभी आए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल अंडरगो एसएचएम इन वन टाइम पीरियड इज। एक टाइम पीरियड मान लिया जाए, पूरा टाइम पीरियड उसने टी लिया है और उसका एम्पलीट्यूड कितना है, ए है। अब ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको जस्ट ये पूछ रहा है कि आपके पास मान लिया जाए ये आपका जो है x इज इक्वल टू 0 है और ये है x इज इक्वल टू प्लस ए, जो इसका पॉजिटिव एक्सट्रीम है, और इस तरफ है x इज इक्वल टू माइनस ए, जो इसका क्या है, नेगेटिव एक्सट्रीम है। ठीक है, अब पार्टिकल इसके अबाउट ओसिलेट कर रहा है। अगर इसके अबाउट ओसिलेशन शो करेगा तो कुछ इस तरह से जाएगा, पहले इस तरफ जाएगा, फिर इस तरफ आएगा, फिर इस तरफ जाएगा और फिर इस तरफ आएगा। तो ये कंप्लीट एक ओसिलेशन हो गई। इसी को कंप्लीट वन ओसिलेशन कहते हैं, क्योंकि पार्टिकल एक ओसिलेशन पहले वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे आएगा, वापस ओरिजिन पे आएगा, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर वापस ओरिजिन पे आएगा, इस तरह से। और ये किसके अबाउट, x इजिकल टू 0 के अबाउट क्या कर रहा है, ओसिलेट कर रहा है। इस तरह से ओसिलेशन इसके हो रहे हैं, एक बार पॉजिटिव एक्सट्रीम, एक बार नेगेटिव। और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी a, यहां तक की दूरी भी a, ये दूरी भी a और ये दूरी भी a। तो टोटल दूरी कितनी होगी, a प्लस ए 2a, 3a 4a, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 4a के बराबर हो जाएगी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 4a। इसी प्रकार यहां पे जो एंगल होगा 90 डिग्री, इस पॉइंट पे आने के बाद 180 डिग्री, इस पाने के बाद 270 डिग्री और इस पॉइंट पे आने के बाद 360 डिग्री, और इस पॉइंट के ऊपर 0 डिग्री एंगल होगा। इस तरह से ये आपको एंगल भी पता होने चाहिए, और उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि पूरा एम्पलीट्यूड जो है हमारा ए के बराबर होता है। फिर हम वापस ए पे आते हैं, फिर नेगेटिव ए पे जाते हैं और फिर नेगेटिव ए से फिर 0 पे आते हैं। तो इस प्रकार ये टोटल मिला के 4a ओसिलेशन हो जाएगा। ये उड़ीसा नीट 2019 के अंदर जो है क्वेश्चन आया हुआ है, वहां से मैंने इसको उठा के आपके सामने प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आउट ऑफ द फ्लोइंग फंक्शंस रिप्रेजेंटिंग मोशन ऑफ पार्टिकल विच रिप्रेजेंट एसएचएम। आपको कुछ फंक्शन दिए गए हैं नीचे, जैसे आप देख रहे होंगे। इन फंक्शंस में से कौन सा फंक्शन ऐसा है जो आपको ये शो कर रहा है कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर है। अब वो फंक्शन में आपको सबसे पहला दे रखा है y sin ओमेगा टी माइनस कोस ओमेगा टी, y इज इक्वल टू मैं sin 3 ओमेगा टी, एंड y इज इक्वल टू मैं 5 कोस 3 पाई बाय 4 माइनस 3 ओमेगा टी, और y इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर। अब आपको जब पहले सबसे पहले चौथे फंक्शन से चलते हैं, जो को फोर्थ फंक्शन दे रखा है, दैट इज y इज इक्वल टू, जो फोर्थ फंक्शन है दैट इज y इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर। ये फंक्शन आपको प्रोवाइड कर रखा है। ये टोटली फंक्शन ना तो साइन का फंक्शन है ना कोसाइन का फंक्शन है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो होता है वो कुछ इस तरह की इक्वेशन होती है, एक्स की पावर डिस्प्लेसमेंट की पावर 1, यहां माइनस साइन होना चाहिए और ये फोर्स इसके बराबर होना चाहिए। अगर ऐसी इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है तो इसका मतलब वो क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसी प्रकार एक्सेलरेशन होगा तो क्या होगा, माइनस के बाय में एम हो जाएगा, क्योंकि फोर्स किसके बराबर होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसको नीचे लेके आएंगे इंटू एक्स की पावर 1, या इस तरह की सिचुएशन होनी चाहिए। इन दोनों सिचुएशन में से एक सिचुएशन है तो इसका मतलब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, नहीं तो नहीं है। यहां पे आपको कोई भी इक्वेशन की ऐसी सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही, इसलिए सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकती। इसलिए हम इस उत्तर को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे y इज इक्वल टू साइन 3 ओमेगा टी एंड y। अब ये आप इक्वेशन देखिए, सबसे पहले ये इक्वेशन उठाता हूं पहला, दैट इज y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस कोस ओमेगा टी, ये इक्वेशन है। अब आप इसको प्रूव कर सकते हो, कैसे, आप इसको कीजिए dy बाय dt, डिफरेंशिएट कीजिए। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन, साइन फंक्शन है, साइन का ओमेगा आगे और साइन का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज कोस ओमेगा
टी के बराबर। इसी प्रकार माइनस साइन के साथ कोस फंक्शन है, कोस का किस में चेंज हो जाएगा, साइन फंक्शन में, और इसके साथ आएगा एक माइनस साइन और ओमेगा आ गया, तो माइनस माइनस प्लस, यहां ओमेगा बच गया, इंटू ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके आगे बढ़ेंगे तो फिर हम इसका डबल डेरिवेटिव निकाल देते हैं, दैट डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय में डी टी का स्क्वायर, इस प्रकार से। क्योंकि पहला डेरिवेटिव है तो ये क्या बन गया, वेलोसिटी। दूसरा डेरिवेटिव करेंगे तो कैसा बन जाएगा, एक्सेलरेशन। ये सभी को पता है, पहले डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में अगर करते हैं तो वो वेलोसिटी देता है, अगर उसी का दूसरा डेरिवेटिव कर दिया तो वो हमारे पास क्या प्रोवाइड करेगा, एक्सेलरेशन देगा। तो इसके लिए इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, फिर से ओमेगा आगे, दैट इज ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। कोस का किस में जाता है, माइनस में, क्योंकि कोस फंक्शन जब चेंज होगा तो किस में जाएगा, माइनस के अंदर, और साइन ओमेगा टी के अंदर, इस प्रकार। फिर यहां एज इट इज प्लस का साइन, फिर से ओमेगा आगे, ओमेगा स्क्वायर, साइन फंक्शन किस में, दैट इज कोस ओमेगा टी में, इस तरह से। अगर मैं यहां से इस माइनस को कॉमन ले लूं तो ये एक्सेलरेशन जो बन के आएगी वो क्या बन के आएगी, यहां से माइनस कॉमन और ओमेगा स्क्वायर कॉमन, माइनस और ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो ये प्लस वाला माइनस का और माइनस वाला किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इस प्रकार। तो ये माइनस का था इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, दैट इज साइन ओमेगा टी, ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा, कोस ओमेगा टी, इस तरह से, ठीक है। अब साइन ओमेगा टी माइनस कोस ओमेगा टी, ये रहा साइन ओमेगा टी माइनस कोस ओमेगा टी को क्या कहते हैं, वाई कहते हैं। तो इसकी जगह, पूरे की जगह मैं क्या रख सकता हूं, वाई। अगर मैं इस पूरे की जगह वाई रखूंगा तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, और ये जो आपको ओमेगा स्क्वायर दिखाई दे रहा है यही तो है के बाय एम, यही तो के बाय एम है, इसी को तो के बाय एम बोलते हैं, इसी की यही तो वैल्यू होती है, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर द रूट के बाय में एम। ये वैल्यू होती है किसकी, ओमेगा की। ओमेगा की वैल्यू होती तो एक्सेलरेशन इज डिस्प्लेसमेंट की पावर 1, जैसे कि आपको दिखाया गया था। अगर डिस्प्लेसमेंट की पावर, डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में हो सकती है, वाई एक्सिस में हो सकती है। इस इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन ये जो आपको दिखाई दे रही है, इस इक्वेशन के लिए आपको क्या मालूम पड़ा कि एक्सेलरेशन है डिस्प्लेसमेंट की पावर 1 है, इसलिए ये इक्वेशन किस में होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगी। तो ये इक्वेशन किस में हो जाएगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर होगी। अब इसके बाद आपको दिखाई दे रही है, अब मैं आपको इसकी पहचान बताता हूं, सबसे इजी से पहचान, पर वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बहुत बार एकाध जगह, कोई एकाध जगह जो है वो फेल हो जाता है, नहीं तो हर जगह लगभग लागू होता है। जब भी आपको कोई ऐसा फंक्शन दिखाई दे, इस तरह का फंक्शन जहां साइन की सिंगल पावर, कोस की सिंगल पावर हो, सिंगल पावर होनी चाहिए, साथ में इस ओमेगा टी में कुछ भी प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, ऐसी इक्वेशन नहीं होनी चाहिए साइन 2 ओमेगा टी, ऐसी इक्वेशन होगी तो फिर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में नहीं होगा। इस एंगल में कुछ हो सकता है, ऐसे जरूर हो सकता है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 या प्लस पाई बाय 2, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकती है। पर अगर आपको इस एंगल में ऐसे मल्टीप्लाई मिल जाए, 2 से 3 से, कुछ किसी वर्ड से मिल जाए, तो उसका मतलब आप समझ जाइए कि वो अब सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। सिंपल हार्मोनिक मोशन कब हो सकती है, इस एंगल के अंदर कुछ माइनस प्लस हो सकता है पर इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, ऐसा है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकती है। एग्जांपल में देखिए 5 cos 3 पाई बाय 4 माइनस 3 ओमेगा टी, ये हो गया। अब यहां पे इसके अंदर से कुछ माइनस है, इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं है, इसलिए ये फंक्शन भी किसको शो करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन को, ठीक है। अगर आपको निकालना है तो इसका पहला डेरिवेटिव कीजिए, फिर दूसरा डेरिवेटिव कीजिए, उसको सिंपलीफाई कीजिए। अगर उसकी इक्वेशन भी कुछ इस तरह से आती है जैसे अभी हमने किया है, तो वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जांपल होगा, नहीं तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जांपल नहीं होगा। अब देखिए आपको केवल और केवल, अब ये बच गया y इज इक्वल टू साइन 3 ओमेगा टी। अब इसको सोल्व करोगे 1/4 इंटू साइन 3 ओमेगा टी का, उसकी पावर माइनस में 3 साइन ओमेगा टी। अब वहां पे साइन 3 ओमेगा टी का फंक्शन भी आएगा एक, तो जिसके कारण 3 ओमेगा टी, मतलब साइन के साथ 3 का मल्टीप्लाई आएगा। साइन 3 ओमेगा टी जब आएगा -3 साइन ओमेगा टी, यहां पे माइनस प्लस ऊपर नीचे हो सकता है, तो उस केस में भी आप क्या पता करोगे, उस केस में भी आपको मालूम पड़ेगा कि ये भी सिंपल फंक्शन नहीं है, उसके साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई में आएगा। और जब कुछ मल्टीप्लाई में आ जाता है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता, केवल पहली और तीसरी ये दो ही सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड। आपको कैसे चेक करना है वो मैंने सिखा दिया। जैसे ये तो कोई फंक्शन है ही नहीं इस जैसा, इसलिए ये तो हो नहीं सकता। इसमें अगर आपको ऐसा मिला है तो पहले आप इसका डेरिवेटिव कीजिए, फिर इसका डबल डेरिवेटिव कीजिए और आप एक्सेलरेशन की इक्वेशन बना लीजिए। अगर आपके सामने एक्सेलरेशन की कुछ इक्वेशन इस तरह से आती है, ये रही, तो इसका मतलब एसएचएम है।
अब इसको डायरेक्ट कैसे पहचाने, तो आपको डायरेक्ट पहचानने का तरीका बता दिया। अगर साइन के साथ 2 ओमेगा टी है, मतलब इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में नहीं आता। अगर इसमें कुछ प्लस माइनस है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो है काउंट हो जाता है, जैसे कि तीसरा फंक्शन हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन में हो गया इस तरह से। तो मैं आपको बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे के अंदर और वो शॉर्ट ट्रिक्स और वो सारी बातें आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पता चल सकता है कि ये इक्वेशन इस तरह से होगी। क्वेश्चन नंबर 4, द टू पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग अलोंग टू क्लोज पैरेलल स्ट्रेट लाइन साइड बाय साइड विद द सेम फ्रीक्वेंसी के साथ एंड एम्पलीट्यूड, दे पास ईच अदर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन व्हेन देयर डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड। जब उनकी डिस्प्लेसमेंट उनके एम्पलीट्यूड की आधी है तब द मेन पोजिशन ऑफ टू पार्टिकल लाइन ऑन ए स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ टू पार्टिकल एंड द फेज डिफरेंस इज, ये बता रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से आप समझेंगे क्या कहना चाह रहा है, मैं आपको पहले समझा देता हूं। मान लिया जाए ये है x इज इक्वल टू 0 और ये है x इज इक्वल टू प्लस है पॉजिटिव एक्सट्रीम, और ये है x इज इक्वल टू माइनस है, ठीक है। अब कोई पार्टिकल ओसिलेट कर रहा है, यानी कि ये पार्टिकल इस पे ओसिलेट कर रहा है और एक दूसरा पार्टिकल भी ओसिलेट कर रहा है। ये दो पार्टिकल, ये पहला, ये दूसरा पार्टिकल, ये दोनों पार्टिकल क्या कर रहे हैं, ओसिलेट कर रहे हैं। अब ये दोनों पार्टिकल ओसिलेट कर रहे हैं तो अब क्या कर रहा है, पैरेलल स्ट्रेट लाइन साइड बाय साइड, दोनों साइड बाय साइड चल रहे हैं, दोनों का ओरिजिन ये हो गया सेम पॉइंट के ऊपर विद सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी भी सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है दोनों का। दे पासिस ईच अदर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन व्हेन देयर डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड। जब ये इस पूरे एम्पलीट्यूड के यहां पे होंगे, आधे पे होंगे, दैट इज ये पॉइंट कितना होगा a/2, तो दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में पास करेंगे, मतलब ये तो जा रहा होगा इस तरफ और ये जा रहा होगा इस तरफ, कुछ ऐसा हो जाएगा, तभी तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जब दोनों का एम्पलीट्यूड आधा होगा, किसके, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का आधा होगा, तो टोटल एम्पलीट्यूड तो a होता है यहां से लेकर यहां तक, इसका आधा कितना होगा a/2, तो ये उस टाइम इस तरफ जा रहा होगा और ये उस टाइम इस तरफ जा रहा होगा। अब इसका हमें क्या बताना है, फेज डिफरेंस बताना है कितना होगा। सबसे पहले आपको फेज डिफरेंस का फार्मूला पता होना चाहिए कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय में टी इंटू डेल्टा टी। ये फार्मूला बड़ा महत्वपूर्ण है। होता कैसे है, ये कुछ इस तरह से होता है, डेल्टा फाई बाय में 2 पाई, क्योंकि ऊपर फेज डिफरेंस है नीचे भी फेज है, इज इक्वल टू ऊपर स्मॉल चेंज इन टाइम डिवाइडेड बाय टी। इसी प्रकार डेल्टा लैम्बडा बाय लैम्बडा, ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए तीनों इक्वेशन में। डेल्टा फाई बाई 2 पाई, ऊपर स्मॉल चेंज इन फेज है तो नीचे फेज है, स्मॉल चेंज इन टाइम है तो नीचे टाइम है, स्मॉल चेंज इन वेवलेंथ है तो नीचे वेवलेंथ है, ये फार्मूला है। अब हमें इसको सिंप्लीफाई कर लिया इसके लिए, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इस डेल्टा टी की, कितने टाइम का चेंज हुआ है वो पता चल जाए तो हमारे पास फेज भी आ जाएगा। तो देखिए कैसे पता चलेगा। अब ये आधे एम्पलीट्यूड पे था, मतलब अगर ये इक्वेशन होती x इज इक्वल टू एक्स नोट साइन ओमेगा टी, इस एम्पलीट्यूड के साथ ये क्या कर रहे होते, ओसिलेट कर रहे होते, क्योंकि ओसिलेशन तो ऐसे ही होता है। ओसिलेशन की इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक ओसिलेशन की इक्वेशन तो यही है, x इज इक्वल टू एक्स नोट साइन ओमेगा टी। अब ये क्या कर रहा है, इसकी वैल्यू हो गई कितनी, एक्स नोट बाय 2, दैट इज इक्वल टू एक्स नोट साइन ओमेगा टी। एक्स नोट से एक्स नोट कैंसिल हो गया, यहां कितना बचा 1/2। साइन की 1/2 वैल्यू किसके ऊपर होती है, 60 डिग्री के ऊपर। साइन की 1/2 वैल्यू किसके ऊपर होती है, 60 डिग्री के ऊपर होती है, 60 डिग्री के ऊपर ये होती है। अगर यहां से मैं टाइम पीरियड को निकालूं, अगर मैं यहां से टाइम पीरियड को निकालूं तो आपके पास जो टाइम पीरियड आएगा वो कितना आएगा, वो देखिए मैं आपको निकालना सिखा देता हूं कैसे निकालोगे आप। अब आ गया साइन ओमेगा टी, 1/2 वैल्यू किस पे होगी, 60 डिग्री पे होगी, सॉरी 30 डिग्री पे होगी, वो 60 डिग्री की कोस पे होती है, इसकी 30 डिग्री पे होगी। 30 डिग्री को कैसे लिखा जा सकता, π/6, π/6। अब ये जो π/6 है, ये ओमेगा टी किसके बराबर हो गया, दैट इज π/6, क्योंकि साइन का ओमेगा टी एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। जब साइन का ओमेगा टी 60 डिग्री के बराबर होगा, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से समझे, जब इस ओमेगा टी की वैल्यू π/6 30 डिग्री, बार बार 60 कह रहा हूं, गलती से निकल रहा है, मैं फिर से बता रहा हूं, जब इस ओमेगा टी की वैल्यू 30 डिग्री के बराबर होगी, मतलब π/6 के बराबर होगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। तो ओमेगा को क्या लिखा जा सकता है, दैट इज 2 पाई डिवाइडेड बाय में टी इंटू में टी इज इक्वल टू π/6। अब इस पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये टाइम ऊपर जाएगा, ये 2 नीचे आएगा, तो ये टी किसके बराबर हो जाएगा,
दैट इज टी डिवाइडेड बाय 12। ये आ गया। मतलब कहने का मतलब ये यहां से लेकर के यहां तक कितना है, टी बाय 12 है। तो हमें किसका निकालना है, यहां से यहां तक। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का टाइम होता है टी बाय 4, क्योंकि चौथा हिस्सा है। पॉजिटिव एक्सट्रीम पे टी बाय 4, फिर वापस ओरिजिन पे टी बाय 4, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पे टी बाय 4, फिर वापस टी बाय 4, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टी के बराबर। अगर इस टी बाय 4 को में से टी बाय 12 को माइनस कर दूं तो ये बची हुई जो टाइम पीरियड ये आ जाएगा। ये कितना आएगा, 12 चौक 48, 12 में से 8 6 48, तो मतलब कितना आ जाएगा, टी बाय 6। कितना आ जाएगा, टी बाय 6। मतलब अब ये जो आपका टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड टी बाय 4 में से टी बाय 12 घटा दिया, मतलब इस पूरे टाइम पीरियड में से जब ये वाला माइनस कर दूं तो ये वाला बच जाएगा, दैट इज टी बाय 6। तो ये भी कितना होगा, टी बाय 6 होगा। ठीक है। अब दोनों के बीच जो टोटल चेंज इन टाइम है, दैट इज डेल्टा टी है, वो कितना होगा, दैट इज टी बाय 6 प्लस टी बाय 6, दैट इज इक्वल टू टी बाय 3 हो गया। इस तरह से यही तो है टोटल चेंज इन टाइम उस पॉइंट से उस पॉइंट के बीच। अगर अब हमें फेज बताना है तो हम क्या करेंगे, 2 पाई डिवाइडेड बाय में टी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी की वैल्यू क्या रख दें, दैट इज टी बाय 3। टी से टी कैंसिल, दैट इज 2 पाई बाय 3। ये हो जाएगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय 3। मैं फिर से आपको समझा रहा हूं। उस क्वेश्चन ने क्या कहा कि पूरा आपका एक इक्वेशन है जिसके अंदर दो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, इस तरह से ऑसिलेट कर रहे हैं। जब ये पार्टिकल यहां से चल के इस आधे पे पहुंचे हैं तो ये पार्टिकल इस तरफ जा रहा है उस टाइम, और ये पार्टिकल इस तरफ, ये क्वेश्चन ने बोल रखा है। तो हमने क्या किया, हमें फार्मूला पता था, ये आपके सामने फार्मूला, ये तो मैंने बेसिक कंप्लीट के लिए लिख दिया, और ये टाइम के लिए। जब मैंने ये फार्मूला लिखा तो यहां डेल्टा टी की वैल्यू को पता कर लिया जाए तो मुझे फेज का भी पता चल जाएगा। उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने यहां तक का टाइम निकाल लिया, और यहां तक का टाइम निकालने का तरीका आपको इस इक्वेशन से जो है बता दिया गया है। और ये 60 डिग्री नहीं भाई, 30 डिग्री होगा, मैं बार बार गलती से लिख पा रहा हूं। तो यहां पे साइन 30 डिग्री के ऊपर उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो उससे कैसे टाइम पीरियड आता है, ये आपको मैंने यहां सिखा दिया, दैट इज टी इज इक्वल टू टी बाय 12। जब भी आपको ऐसा इक्वेशन मिले, आपको करना क्या है, जब इस ओमेगा टी की वैल्यू पाई बटे 6 के बराबर होगी, मतलब पाई बटा 6 मतलब 30 डिग्री, 180 बटे 6 कितना होता है, 30 डिग्री। जब इस ओमेगा टी की वैल्यू 30 डिग्री होगी तभी तो इस साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1/2 आएगी। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाय टी। ये क्या है, टाइम है, ये क्या पाई बटे 6, इससे आ गया टी इज इक्वल टू टी बाय 12। मतलब यहां से लेकर के यहां तक का टाइम, और मुझे ये निकालना है तो टोटल यहां से यहां तक का टाइम कितना होता है, टी बाय 4, और टी बाय 4 में से टी बाय 12 घटा दिया तो टी बाय 6 बचा, ये भी टी बाय 6। तो टोटल टाइम यहां से यहां तक का कितना है, जोड़ के निकाल दो और इस फार्मूले में रख दो। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए जरा। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस गिवन बाय, एक एक्स एक्सिस के अलोंग पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, दैट इज ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी। द मोशन ऑफ पार्टिकल कोरस्पॉन्डिंग टू सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाय पाई, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 ओमेगा पाई, नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाय 2 पाई। अब देखिए x की बात कर रहा है, सबसे पहले इस x को सिंप्लीफाई कर लेता हूं। कैसे सिंप्लीफाई करूंगा, दैट इज a इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, इस तरह से। अगर फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं तो ये क्या बचेगा, a बाय में 2 माइनस a बाय 2 इंटू कोस 2 ओमेगा टी। ठीक है। अब अगर इस फंक्शन को देखोगे तो इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई आ गया। मैंने कहा था कि ओमेगा टी में प्लस या माइनस अलाउड होता है, एंगल में आप प्लस कर दीजिए या माइनस कर दीजिए, वो आपका अलाउड है। यहां पे जो आपके सामने बात रखी गई है उसमें 2 आ गया इसके मल्टीप्लाई में, इसका मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। ऐसा काम हो गया जैसे ऊंट को पाड़ में चढ़ाना है, इसके साथ ऐसा बन गया। क्योंकि अब अगर हम इसका पहला डेरिवेटिव निकालूं dx बाई dt, देखिए पहला डेरिवेटिव, तो a बाई 2 तो जीरो होना है, तो माइनस साइन रहेगा, a बाई 2 आगे है, और कोस का 2 ओमेगा आ जाएगा आगे, और ये क्या बन जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी। और कोस का माइनस साइन होता है, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो एक माइनस और, इसलिए माइनस माइनस प्लस, इस 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो वेलोसिटी बन गई हमारे पास, दैट इज a ओमेगा साइन 2 ओमेगा
ठीक, इस तरह से बन गया। ठीक है, अब इसका फिर से डेरिवेटिव करो ताकि हम इसके एक्सेलरेशन बना सके, दैट इज dv बाई dt। तो यहां पे क्या बनेगा a इंटू ओमेगा, फिर से इसका 2 ओमेगा आगे। अब की बार साइन का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो प्लस का cos 2 ओमेगा टी होता है, इस प्रकार से। तो यहां पे क्या बना, दैट इज dv डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा 2a ओमेगा स्क्वायर cos 2 ओमेगा टी। इस तरह की इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है। अब इस पूरी इक्वेशन के ऊपर जब आप ध्यान दोगे तो इसमें कहीं ये x नहीं रखा जा सकता, क्योंकि x तो a sin स्क्वायर ओमेगा टी या ये है, यहां पे नहीं रखा जा सकता। अब इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अगर फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो एक्सेलरेशन तो ना ऐसी बनी, ऐसी भी नहीं बनी, और ना ऐसी बनी, ना ऐसी बनी, कोई भी इक्वेशन नहीं बनी। तो इसका मतलब ये नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गई है। तो नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गई है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन है ही नहीं है, नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन है आपके सामने जो रखी हुई है इस प्रकार। तो मैंने यहीं पे पहचान आपको बता दी, जब एंगल में 2 आ गया था तो उसके बाद ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होनी नहीं थी। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैंने इसको कंप्लीट जो है आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए यहां पे मैं बेसिक से चलूंगा। अगर आपको लगता है कि हमें ये क्वेश्चन आते हैं पहले से, तो आपके लिए जो मसाला है वो फर्दर आगे आ रहा है, पर अभी बेसिक से चलना हमें, क्योंकि हिंदी मीडियम के कुछ जो बच्चे हैं या जिनकी कुछ कम प्रिपरेशन है वो भी यहां से कनेक्टेड होंगे, तो उनको भी ये बात समझ आएंगी। अब आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर मैंने आपको एक बार ये बात बता दी तो इसके बाद आपका कोई बहाना नहीं चलेगा कि हिंदी मीडियम है हम जी, हमें ये समझ नहीं आता, तो मैं ये मान के चलो मैं गड्ढा खोद के धरती के अंदर घुस के और जीरो से भी नीचे से उठा रहा हूं। बिल्कुल बेसिक आपको करवा रहा हूं ताकि आप उसके अंदर जो है नीट के अंदर अच्छे प्रिपरेशन करके स्कोर कर सके, और मैं गारंटी लेता हूं आपका स्कोर अच्छा होगा अगर आप कंप्लीट लेक्चर के साथ रहोगे तो। नेक्स्ट देखिए, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस विद एन एम्पलीट्यूड ए एम्पलीट्यूड के साथ। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज टी, the minimum time taken by particle to travel half of amplitude from the equilibrium position। देखिए अभी अभी ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं आपको, that is x is equal to 0 and x is equal to plus a and x is equal to minus a। अब ये हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड पे जाना चाहता, मतलब a by 2 पे जाना चाहता। मैं आपको ये क्वेश्चन पहले ही करवा चुका हूं, a by 2 पे जाना चाहता है। तो इक्वेशन हो गई, that is x is equal to मैं a sin ओमेगा t, ये इक्वेशन हो गई। अब यहां पे x की वैल्यू क्या कह रहा है अगला, हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड। तो हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड हो गया a बाई 2 इज इक्वल टू में a साइन ओमेगा t। अब a से a कैंसिल हो गया, यहां वैल्यू आ गई 1 बाई 2 दैट इज इक्वल टू साइन ओमेगा t। अब देखिए इस ओमेगा t को कितना करूं ताकि इसकी वैल्यू 1 बाई 2 आ जाए। इस ओमेगा t को कितना होना पड़ेगा, 30 डिग्री होना पड़ेगा। इसी 30 डिग्री को क्या कहते हैं, पाई बाई 6 कहते हैं। इसी 30 डिग्री को पाई बाय 6 कहते हैं। फिर से इस ओमेगा टी को किसके बराबर पुट कर दो, दैट इज ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाय 6। अगर इस ओमेगा की वैल्यू को 2 पाई बाय टी, क्योंकि ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। पूरे जब सर्कल में घूमेंगे तो कितना एंगल बनेगा, 2 पाई का 360 का डिवाइडेड बाय टाइम इंटू टी इज इक्वल टू पाई बाय 6। पाई से पाई कैंसिल, ये टी ऊपर जाएगा, ये 2 नीचे आएगा, तो टी कितना हो जाएगा, टी डिवाइडेड बाय 12, इस प्रकार। ठीक है, तो पार्टिकल ट्रेवल हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब अब ये पूछ रहा है यहां से यहां तक का। यहां पे आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है, यहां पे जो आपसे मिस्टेक हो सकती है मैं उसके बारे में बता रहा हूं। आपको कहां से कहां तक पहुंचा, आपको यहां से यहां तक का टाइम है टी बाय 12, पर अगर आपसे यहां से यहां तक का पूछता तो ये आता टी बाय में 6। कैसे आता, वही टी बाय 4 में से टी बाय 12 घटा दो तब आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना कि अगला क्या पूछ रहा है, तो इसका उत्तर आ जाएगा टी बाय 12। ये रिपीट हो गया भाई आंसर, कोई भी एक मान लो रिपीट हो गया, हो सकता है यहां पे दूसरा और कुछ दे रखा हो, गलती से जो यहां पे रिपीट हो गया, टाइप हो गया इसलिए। तो इसका उत्तर क्या आएगा, टी बाय 12। इक्विलिब्रियम पोजीशन से यहां तक टी बाय 12। अगर वो पूछता हाफ डिस्प्लेसमेंट से इक्विलिब्रियम पोजीशन तक तो होता टी बाय 6, इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर 7, द सर्कुलर मोशन ऑफ पार्टिकल विद कांस्टेंट स्पीड इज। सर्कुलर मोशन है पार्टिकल की और कांस्टेंट स्पीड के साथ है, तो क्या होगी, पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक। ऑफ कोर्स सी बात है, एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, मान ले पार्टिकल यहां से चला, पूरे सर्कल में घूम के एक टाइम पीरियड के बाद फिर आ जाएगा,
फिर एक टाइम पीरियड के बाद फिर आ जाएगा। बट ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या कहती है, वो तो कहती है कि आपको जो ऑसिलेट करना है वो इस तरह से ऑसिलेट करना है। सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल देखिए, ये इसका मीन पोजीशन है x इज इक्वल टू 0, पहले पार्टिकल इस तरफ जाएगा दैट इज x इज इक्वल टू प्लस ए, फिर वापस आएगा ओरिजिन पे, फिर से यहां आएगा माइनस ए पे, और फिर यहां आएगा वापस 0 के ऊपर। इस तरह से जो ऑसिलेट करता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, पर ऐसा इस सर्कुलर मोशन में नहीं है, इसलिए पीरियोडिक होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी, पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक। तो ये हमारे पास ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये यहां भी दे रखा, देखो भाई, ये रहा पीरियोडिक बट नॉट एसएचएम, ए ऑप्शन वो रिपीट हो गया, टाइप हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, टू सिंपल हार्मोनिक मोशन विद सेम एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड व्हेन एक्टिंग टुगेदर परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2 गिव राइज टू। टू सिंपल हार्मोनिक मोशन है भाई, एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड है सेम एम्पलीट्यूड सेम टाइम पीरियड, दैट इज एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी एंड y इज इक्वल टू, और दोनों के भी सेम, व्हेन एक्टिंग टुगेदर परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2 दैट इज a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस है, ठीक है। गिव राइज टू, कैसी, स्ट्रेट लाइन, एलिप्टिकल, सर्कुलर और नन ऑफ दिस, कौन सा पाथ होगा उसका, ये अगला जो है। आजकल ये क्वेश्चन जो है बहुत रिपीट होने वाले क्वेश्चन हो चुके हैं, और ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपके सामने इक्वेशन लिख दी गई है, अब आप इसको देखोगे तो आपको पता है 90 डिग्री के ऊपर एंगल चेंज होता है, इसलिए बनेगा a कोस ओमेगा टी। अब आप क्या कीजिए, इस इक्वेशन का स्क्वायर अप करके इस इक्वेशन के स्क्वायर अप में ऐड कर दीजिए, तो उसका स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, उसमें ऐड करेंगे दैट इज ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस, इसमें ऐड करोगे तो दैट इज ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। दोनों जगह से ए स्क्वायर को लिया कॉमन, यहां क्या बचा, दैट इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी। इस पूरी वैल्यू को क्या कहेंगे, 1 कहेंगे, तो यहां पे क्या बनेगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और ये पूरी की पूरी इक्वेशन किसकी होती है भाई, सर्कल की होती है, तो इक्वेशन कैसी होगी, सर्कुलर मोशन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9, a simple harmonic oscillator has a amplitude a and time period t, time required by travel to x is equal to, देखो ये कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, ये x is equal to 0 है और x is equal to a है, ठीक है, और ये है a by 2 है। तो फ्रॉम x a to a by 2 तक, अब आपको पहले यहां से यहां तक निकालना पड़ेगा, और यहां से यहां तक का टाइम पीरियड होता है t बटे 12, बार बार निकालना सिखा चुका हूं मैं। और ये बचा हुआ टाइम कितना होगा, दैट इज t बाय में 6, तो उत्तर क्या हो जाएगा, t बाय 6 हो जाएगा, पहला आंसर आ जाएगा। ये हजारों बार मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी आप कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हो, x इज इक्वल टू ए यहां पे और x इज इक्वल टू माइनस ए यहां पे, तो जब पार्टिकल यहां से यहां जाएगा, फिर वापस आएगा यहां पे, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम, फिर यहां पे वापस, तो ये यहां से लेकर के यहां तक का टाइम पीरियड होता है t बाय 4, यहां से यहां तक का भी t बाय 4, यहां से यहां तक का भी t बाय 4, और यहां से यहां तक का भी t बाय 4, और सारा पीरियड टाइम पीरियड मिलाओगे तो कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। और ये आधे की इक्वेशन है, तो आधे से पहले और आधे से बाद निकालना है, तो पहले आप इसका निकालिए और इस t बाय 4 में से माइनस कर दीजिए। और इसी तरह का क्वेश्चन आया था एक छोड़ के पहले, वो तो यहां तक का पूछ रहा था, अब इसने यहां तक का पूछ लिया, तो वो क्या हो जाएगा, t बाय 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन, द कंपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस ऑफ इक्वल पीरियड एट राइट एंगल टू ईच अदर विद फेज डिफरेंस ऑफ पाई। अब की बार फेज डिफरेंस कितने का, पाई, रिजल्ट इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अलोंग सर्कुलर स्ट्रेट इलिप्स, कैसी होगी, फिगर ऑफ 8 होगा या स्ट्रेट लाइन होगी या सर्कुलर मोशन होगी। ये दोबारा से यहाँ पे टाइप हो गए हैं, ये नीचे 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। द कंपोजिट टू सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ इक्वल पीरियड एट राइट एंगल टू ईच अदर, यानी कि एक हो गई y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, और दूसरी इक्वेशन होगी x एक्सिस में, एक अलग में ले लो, परपेंडिकुलर का मतलब एक y एक्सिस में और एक x एक्सिस में हो गई, दैट इज x एक्सिस की जो इक्वेशन हो गई उसके अंदर जो फेज डिफरेंस है वो कितने डिग्री का है भाई, तो सिंपल सी इक्वेशन है, सिंपल सी इक्वेशन का
x क्या हो जाएगा फिर, x जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका b साइन ओमेगा टी, दैट इज b साइन ओमेगा टी प्लस पाई। मतलब कितने का फेज डिफरेंस, पाई का, क्योंकि अगले ने बोला कितने का फेज डिफरेंस होना चाहिए, पाई का। अब ओमेगा टी प्लस पाई 180 डिग्री हो गया, तो इसी को क्या लिखा जा सकता है, दैट इज बी साइन ओमेगा टी विद नेगेटिव साइन, यहां पे माइनस साइन, फंक्शन चेंज नहीं होता, फंक्शन 90 पे और 270 पे चेंज होता है, माइनस साइन हो जाएगा। अब करेंगे हम x बाय वाई, इस इक्वेशन के बटे में ये इक्वेशन, तो x ऊपर दैट इज माइनस बी साइन ओमेगा टी और नीचे हो जाएगा a साइन ओमेगा टी, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए इंटू वाई। और ऐसी इक्वेशन आपको किसकी दिखाई देती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, दैट इज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो इक्वेशन कैसी हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो जाएगी जो आपके सामने होगा। ठीक है भाई, तो इक्वेशन को निकालने के लिए ऐसा क्वेश्चन मैंने कहा था कि बार बार पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। उसका कहना है कि एक इक्वेशन है जो परपेंडिकुलरली है, तो एक होगा एक्स एक्सिस में, एक होगा वाई एक्सिस में, इस तरह से, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है, पाई है, सेम टाइम पीरियड है, हार्मोनिक मोशंस हैं, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, माइनस बी साइन ओमेगा टी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, द रेडियस ऑफ सर्कल एंड द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इन इनिशियल पोजीशन एंड सेंस ऑफ रिवॉल्यूशन आर इंडिकेटेड इन द फिगर। ये आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरह से, ये 3 मीटर, यानी कि अगर मैं इसको कहूं तो ये कह रहा है कि इसकी रेडियस है 3 मीटर, ये इसका जो है वाई एक्सिस है और ये इसका क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, पार्टिकल इस तरफ जा रहा है और इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, दैट इज 4 सेकेंड। टोटल टाइम पीरियड इसकी ऑसिलेशन का कितना है, 4 सेकेंड। स्टार्टअप यहां से है इसका, दैट इज t इज इक्वल टू 0, यहां से स्टार्ट हो रहा है। अब हमें इसकी इक्वेशन बतानी है, इसकी जो है इक्वेशन आपको बतानी है, क्या होगा वो देखिए। अगर जब आप इसकी इक्वेशन बताओगे तो आपको पता होना चाहिए कि जो y एक्सिस की तरफ लिख रहे हैं, क्योंकि ये सारी y की लिख रहे हैं भाई, y की लिख रहे हैं, देखो y की लिखी जा रही है, y की लिखी जा रही है, सब c वाले में भी y की इक्वेशन। जब y की आप इक्वेशन लिखोगे तो ये जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बनेगी, देखिए, तो y की इक्वेशन में आपको दिखाई दे रहा है कि यहां से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 90 डिग्री का पहले से ही हो गया, तो साइन ऑलरेडी किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, क्योंकि जब आप कोई भी एंगल लिखते हो तो यहां से और यहां से 90 डिग्री का डिफरेंस ऑलरेडी है, तो वो साइन फंक्शन कोस में चेंज हो गया, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसका एम्पलीट्यूड कितना, 3, तो यहां फंक्शन किसका, कोस का। अब इसका टाइम पीरियड कितना है, 4 सेकेंड है, टाइम पीरियड 4 सेकेंड है, तो हम क्या लिखेंगे, ओमेगा टी, इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, दैट इज 2 पाई डिवाइडेड बाय में टी इंटू टी, दैट इज 2 पाई इंटू टी, और इसका टाइम पीरियड कितना दे रखा है, 4 सेकेंड, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा दैट इज पाई बाय 2 इंटू टी के बराबर। ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग इक्वेशन तो साइन की आनी थी, पर पहले से ही 90 डिग्री का फेज इन्होंने डाल दिया, तो साइन फंक्शन को कोस में चेंज कर दिया, और कोस में चेंज करके यहां कितना बच गया, दैट इज पाई बाय 2 इंटू टी बच गया, इस तरह से, तो 3 कोस पाई टी बाई 2, तो इक्वेशन नंबर ए हो जाएगी इस प्रकार से। तो पहले इक्वेशन को साइन का बनना था, पर वो साइन की इक्वेशन कोस में इसलिए चेंज होगी क्योंकि पहले ही 90 डिग्री का, क्योंकि क्यों बनना था, क्योंकि पहले हम इसको रेफरेंस मानते थे और लिखते थे y इज इक्वल टू 3 साइन और ओमेगा टी। ठीक है, और एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का है, एंगल 90 डिग्री का है, तो या उसमें प्लस माइनस क्या करते, पाई बाय 2, जनरल इक्वेशन निकालनी सिखा रहा हूं। अब ये साइन किस में चेंज हो जाएगा, 90 डिग्री के ऊपर कोस में चेंज हो जाएगा, तो वही कोस की इक्वेशन यहां लिखी जा रही इस प्रकार। तो साइन वाला फंक्शन नहीं आएगा, कोस वाला आएगा, माइनस में नहीं आएगा, प्लस में आएगा, इस तरह से, और यहां तो है भी 2 पाई टी, इसलिए तो वैसे भी नहीं हो सकता, तो ये आपका जो है इक्वेशन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, तो विच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन ऑफ मोशन रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन, इनमें से जो आपको गिवन इक्वेशन है, इनमें से कौन सी इक्वेशन आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिनोट कर रही है। अब देखिए, एक्सेलरेशन जो है उसकी पावर माइनस के बाय एम इंटू एक्स, ये होना चाहिए, पर यहां तो x प्लस ए आ गया, इसलिए तो नहीं हो सकती। यहां माइनस साइन नहीं है और साथ में यहां पे क्या है, x प्लस ए है, ये भी नहीं हो सकती। यहां k इंटू एक्स,
ऐसी इक्वेशन तो बन रही है पर आगे माइनस साइन नहीं है, देख सकते हो आगे माइनस साइन नहीं है। अब क्या बना, एक्सेलरेशन इज माइनस के एक्स प्लस के, ये इक्वेशन भी नहीं हो सकती, पर इसने ऑप्शन दे रखा है तो हम इस इक्वेशन को मान लेंगे, क्योंकि यहां तो प्लस साइन है इसलिए ये इक्वेशन नहीं हो सकती, ये हो सकती है केवल। इसलिए एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, दैट इज माइनस के इंटू एक्स प्लस ए। अब ये इसलिए हो गई एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स प्लस ए, क्योंकि इस पूरे एम्पलीट्यूड को हम नया नाम दे देंगे जिसको कह देंगे एक्स डैश या एक्स वन। तो इस इक्वेशन को बनाया जा सकता है माइनस के इंटू एक्स वन की पावर वन, और यही इक्वेशन किसकी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की है। इसलिए हम केवल इस इक्वेशन को हम अलाउड कर सकते हैं कि ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहां प्लस आ गया वैसे नहीं हो सकती, यहां प्लस आ गया इसलिए नहीं हो सकती, और यहां के एक्स प्लस के है तो ये इक्वेशन भी नहीं हो सकती, केवल ये इक्वेशन बचेगी। तो देख सकते हो आप कैसे कैसे क्वेश्चन है, सिल्ली से क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई मुश्किल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जा रहे हैं। ए पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम अलोंग एक्स एक्सिस, एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस के अलोंग एसएचएम को एग्जीक्यूट कर रहा है, द फोर्स एक्टिंग ऑन इज गिवन बाय, उसके ऊपर जो फोर्स आएगा वो किसके बराबर होगा। अब देखिए x इज इक्वल टू एक्स नॉट कोस ओमेगा टी, ऐसे एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर इसके लिए हम डेरिवेटिव कर दें dx बाई डी टी, तो ये क्या बनेगा, दैट इज एक्स नोट और ओमेगा आगे एंड साइन ओमेगा टी। क्यों, क्योंकि कोस का फंक्शन साइन में जाएगा तो आगे आएगा माइनस। फिर से डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, क्योंकि सभी को पता है कि डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो ये क्या बनेगा, माइनस एक्स नोट ओमेगा, एक ओमेगा फिर आगे, और ये बन जाएगा कोस ओमेगा टी में, इस तरह से। अब क्या हुआ इक्वेशन में, देखिए दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड एक्स नोट कोस ओमेगा टी, ये हो गया। अब ये जो कोस एक्स नोट कोस ओमेगा टी है इसको एक्स लिखा जा सकता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, दैट इज एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ऐसे आ जाएगा। अब इस ओमेगा को क्या लिखा जा सकता है, के बाय एम, सभी को पता होगा कि के की वैल्यू होती है दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर, सभी को पता है। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, तो यहां से क्या बनेगा, यहां से एक्सेलरेशन बन जाएगी दैट इज माइनस के बाय एम इंटू एक्स, ऐसी इक्वेशन बन गई। अब जब ये ऐसी इक्वेशन बन चुकी है तो इसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, फोर्स में बदल सकते हैं। फोर्स किसके बराबर होगा, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। अब फोर्स किसके बराबर आया, मास, मास की मल्टीप्लाई करो के डिवाइडेड बाय एम इंटू एक्स, इस एम से एम क्या होगा, कैंसिल, एम कितना हो जाएगा, माइनस के इंटू एक्स के बराबर, ठीक है, के इंटू एक्स के बराबर। ए पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम अलोंग एक्स एक्सिस, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज गिवन बाय, उसका फोर्स हमें बताना है और वो हो जाएगा माइनस के एक्स वाली इक्वेशन आपको माननी पड़ेगी, दैट इज माइनस ए के एक्स, ये इक्वेशन आपकी जो है उत्तर। तो इस तरह से जो है आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब ये जो a है ये कांस्टेंट है, इसको आप लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, तो माइनस ए के एक्स आपको इक्वेशन के एक्स की टर्म में बना दी गई है। और वैसे भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन आपको पता है, बार बार बता रहा हूं, एक्सेलरेशन जो होगी या फोर्स होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, एक्स की पावर वन और विद नेगेटिव साइन, ये आपको बार बार बताया जा रहा है वहीं से, तो वही चीजें हैं, ये अलग चीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, A body is executing simple harmonic motion with frequency of its potential energy is, ठीक है, क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी n के साथ। अब हमें क्या बताना है, उस पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी बतानी है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, 1/2 इंटू के एक्स का स्क्वायर, इस तरह से। अगर ये x पहले ही x नोट साइन ओमेगा टी के साथ ऑसिलेट कर रहा है, तो इस x की वैल्यू मैं यहां रख दूं और पोटेंशियल एनर्जी निकाल लूं, तो इसकी पोटेंशियल जो एनर्जी आएगी दैट इज 1/2 इंटू के, और इसके साथ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x नोट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इक्वेशन, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने यहां पुट कर दी। अब इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी को कैसे लिखा जा सकता है, दैट इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, ऐसा बनाया जा सकता है। अगर मैं इसको ऐसा बना के यहां रखूं तो पोटेंशियल एनर्जी बन के आएगी दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू में के, और साथ में होगा एक्स नोट का स्क्वायर, और इसको हमने चेंज कर दिया, इसको चेंज करके क्या किया, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी
डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब ये 2 और ये 2 मिलके क्या हो जाएगा 4, दैट इज 1/4। इस तरह से इंटू में k x नोट का स्क्वायर 1 माइनस कोस 2, और इस ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है दैट इज 2 पाई बाय में t, और 1/t को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसलिए 2 पाई n कह सकते हैं, ये n फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय में 2 पाई n। ठीक है, इस तरह से, और साथ में कौन होगा t होगा। अब देखो स्टार्टिंग में जब x का फंक्शन था और यहां रखते 2 पाई n, तो यहां पे केवल एक 2 पाई n है, और यहां पे क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2 2 पाई n होगा, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो रही है डबल हो रही है, इसलिए उत्तर क्या आएगा 2n के बराबर आएगा। कई बच्चे कहते हैं कि जो फंक्शन के साथ एग्जीक्यूट कर रहा वही पोटेंशियल एनर्जी का होगा, नहीं बिल्कुल नहीं, आपको ये सिंप्लीफाई करके बताना है, और सिंप्लीफाई करके ही आपको पता चलेगा कि ये 2 पाई n 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी हो जाएगी 2n। और ये क्वेश्चन नीट 2021 के साथ साथ दूसरे एग्जाम में भी पूछा गया है, इसलिए बार बार मैं क्या कह रहा हूं कि आपको इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट तरीके से करना होगा, इनके कंसेप्ट के पीछे जाना होगा। अगर जिस बच्चे को अब ये कंसेप्ट आ गया तो यहां पे कितनी बातें क्लियर हो रही है, आपको पता चल रहा है सिंपल हार्मोनिक की इक्वेशन ये होती है, ओमेगा की वैल्यू ये होती है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये होता है, उसको ऐसे मॉडिफाई भी किया जा सकता है। तो इतनी बातें आपको समझ आती है, और मैं इसलिए कंप्लीट कंसेप्ट को समझा रहा हूं ताकि आप जब भी इस क्वेश्चन को करो तो आपको पेपर में बैठते ही पता चले कि ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आने हैं, मुश्किल प्रश्न नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आएंगे, इस कंसेप्ट पे है तो इसी पे आएंगे, देख लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। ए पार्टिकल्स ऑफ मास m इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एंड फॉलोज ए पैराबोलिक पाथ एज शोन इन द फिगर। इस तरह का कुछ पाथ जो है वो ओबे कर रहा है, जो आपको डायग्राम में दिखाया गया है। एस्यूमिंग दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन इज स्मॉल, विच ग्राफ करेक्टली डिपिक्ट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एज फंक्शन ऑफ टाइम। पार्टिकल की पोजीशन फंक्शन ऑफ टाइम के ऊपर। अब देखो ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। अब पोटेंशियल एनर्जी जब भी आती है ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन के कारण आती है, सभी को पता हाइट के कारण आती है। अगर वहां पे हाइट नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, मतलब एक्स नहीं है, तो वहां पोटेंशियल एनर्जी, इसका जो चौथा डी ऑप्शन हो सकता है, डी ऑप्शन जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये है इसका डी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन है। ठीक है, अब एक बात सोचिए, ऐसा फंक्शन कभी भी साइन का नहीं हो सकता, ऐसा फंक्शन भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो साइन और कोसाइन के फंक्शन में आती है ना, क्योंकि x की वैल्यू रखोगे इसमें, दैट इज x नॉट साइन ओमेगा टी से उठा लो, या x नॉट कोस ओमेगा टी से उठा लो। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन और कोसाइन के ऐसे फंक्शन तो होते नहीं, इसलिए दोनों के दोनों तो हो गए कैंसिल। अब पहला हो सकता है, फोर्थ हो सकता है। स्टार्टिंग में पार्टिकल ऊपर है, मतलब इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। अब ये ग्राफ शो कर रहा है कि ओरिजिन पे है ये, मतलब x ओरिजिन पे है। जब x की वैल्यू 0 हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ के x का स्क्वायर। अगर x की वैल्यू इस ग्राफ के लिए 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है, बट ये ग्राफ तो कह रहा है कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी कह रहा है ना। मतलब जो आपको पैराबोलिक ग्राफ दे रखा है, वो पैराबोलिक ग्राफ क्या कहता है कि इनिशियली इस पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ एनर्जी है। अगर इनिशियली इस पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ एनर्जी है तो मतलब x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, और x इस केस में तो x की वैल्यू 0 है, तो मतलब ग्राफ आएगा ये वाला। बस सिंपल सी बात है, क्योंकि x की वैल्यू 0 मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0, और कह रहा है ये ग्राफ जो इन्होंने दे रखा है कि x की वैल्यू तो 0 नहीं हो सकती, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ है। अगर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है तो स्टार्टिंग में x कुछ ना कुछ रहा होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला तो ये है आपके सामने। ठीक है, तो इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज काइनेटिक एनर्जी k नॉट cos ओमेगा रेट, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी जो दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी जो दे रखी है दैट इज k नॉट cos स्क्वायर ओमेगा टी। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी आज रेस्पेक्टिवली। अब मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है भाई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। एक बात सोचो, जब ये काइनेटिक एनर्जी है, टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है भाई, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, मतलब 0 है। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब टोटल काइनेटिक किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल में। मतलब यही सेम वैल्यू k नोट किसकी हो जाएगी,
पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम की हो जाएगी। ठीक है, और उसी टाइम पे जब के की वैल्यू 0 होगी तो टोटल एनर्जी भी तो पोटेंशियल के ही बराबर होगी। दैट इज टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या हो चुकी है? 0 हो चुकी है। अगर काइनेटिक एनर्जी 0 हो चुकी है तो टोटल एनर्जी किसके बराबर रहेगी? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर रहेगी। तो के नोट जो है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम भी है और वही टोटल एनर्जी है, तो उत्तर होगा के नोट एंड के नोट। दैट इज के नोट एंड के नोट, ये उत्तर रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17, ये सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर व्हेन पार्टिकल इज हाफ वे ऑफ इट्स एंड पॉइंट इज, उसके आधे पे, यानी कि x की वैल्यू जब a/2 है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। देखो पोटेंशियल एनर्जी जो ऑसिलेटर की होती है वो होती है क्या? हाफ के a का स्क्वायर। ठीक है, बट ये कह रहा है उसके आधे पे पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या हो जाएगा? 1/2 के इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो एक्सट्रीम पोजीशन की है, ये जो आपको दिखाई गई है ये किसकी है? एक्सट्रीम पोजीशन की है। अगर एक्सट्रीम पोजीशन के अलावा पार्टिकल कहीं प्रेजेंट है तो फार्मूला ये बन जाता है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, एक पार्टिकल जब ऑसिलेशन एग्जीक्यूट करता है इस तरह से, तो ये है a और ये है -a और ये है x इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट के ऊपर इसका फार्मूला बनेगा ये। अगर कहीं बीच में पार्टिकल है तो वो दूरी x मान के हम उस फार्मूले को ऐसे बदल देते हैं। अब ये कह रहा है x की वैल्यू a/2 है, तो x की वैल्यू a/2 है तो पोटेंशियल एनर्जी का हो जाएगा 1/2 इंटू में k, और इसकी वैल्यू रखेंगे तो a/2 का स्क्वायर मतलब a²/4। हाफ के a स्क्वायर की वैल्यू क्या बोल रहा है? E बोल रहा है, क्योंकि E की टर्म में उत्तर दे रखा है। तो नई पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? दैट इज E/4, दैट इज E/4, दैट इज 1/4 इंटू E। इस प्रकार तो आपको पता होना चाहिए, जब एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर पार्टिकल होता है तो फार्मूला ये, जब ओरिजिन पे आ जाएगा तो इसकी डिस्प्लेसमेंट 0, और डिस्प्लेसमेंट 0 मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0, प्योरली काइनेटिक। ठीक है, जैसे मैं आपको ये थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझाऊं, पेंडुलम के डायग्राम के थ्रू, ताकि आपको इसकी ज्ञान में वर्धन हो। ये क्या है? x इज इक्वल टू 0, और ये क्या है? x इज इक्वल टू +a, और ये क्या है? x इज इक्वल टू -a। जैसे ही पार्टिकल यहां पे है तो यहां पे इसके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक, और पोटेंशियल क्या है? 0, क्योंकि x की वैल्यू क्या है? 0। जैसे जैसे पार्टिकल इस पोजीशन पे पहुंचेगा तो यहां v की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, पर x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, इसलिए यहां पे इसके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है, पर काइनेटिक नहीं है। फिर ये वापिस आएगा ओरिजिन पे, फिर से यहां केवल काइनेटिक बचेगी, पोटेंशियल क्या हो जाएगी? 0। फिर नेगेटिव पे जाएगा तो यहां के इसके पास पोटेंशियल हो जाएगी, काइनेटिक क्या हो जाएगी? 0। इस प्रकार से आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ए पार्टिकल ऑफ मास m ऑसिलेट विद सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो ऑसिलेट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ, सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ कर रहा बिटवीन पॉइंट x1 एंड x2। ये दे रखा x1 एंड x2, इस प्रकार से ऑसिलेट कर रहा है। द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ बीइंग इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज प्लॉटेड, इट विल बी गिवन बिलो। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। अब सीधी सी बात है, जब पार्टिकल की पोजीशन x1 थी तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, फिर जैसे जैसे ये आएगा और 0 पे पहुंचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0, और फिर से ऊपर जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ। ये ग्राफ नहीं हो सकता, ना ये ग्राफ हो सकता, ना ये ग्राफ हो सकता। क्यों? रीजन बताता हूं। ये तो साइन और कोसाइन फंक्शन का ग्राफ है, तो ये तो यहां पे शो ही नहीं कर रहा। ये ग्राफ क्या है? ये ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन है, इसलिए ऐसा ग्राफ कभी पॉसिबल ही नहीं होता। ये ग्राफ क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि जब x की वैल्यू कुछ ना कुछ है, देखो ये है x एक्सिस, जब x की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है 1/2 के x का स्क्वायर। अगर यहां x की वैल्यू कुछ ना कुछ है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 कैसे हो सकती है? अगले ने तो 0 बना दी, इसलिए ये ग्राफ भी गलत है। जब x की वैल्यू 0 आ रही तो कह रहा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ना, जब x की वैल्यू 0 तो पोटेंशियल एनर्जी 0। देखो x की वैल्यू 0 तो पोटेंशियल एनर्जी 0, x की वैल्यू कुछ है तो पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ है, इसी प्रकार x की वैल्यू कुछ है तो पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ है, इसलिए ये ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, ना ये ग्राफ, ना ये ग्राफ, या ना ये ग्राफ। पहला ग्राफ इसका आ जाएगा, एक ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन में displacement between maximum potential energy and position and maximum kinetic energy position for particle executing simple harmonic motion. The displacement between maximum potential energy position and maximum kinetic energy position. अब एक बात सोचिए,
जब पार्टिकल यहां पे है और जब पार्टिकल यहां पे है और जब पार्टिकल यहां पे, सारा बेसिक है भाई, बेसिक ही समझा रहा हूं। यहां पे क्या है, x 0 है पर v के इक्वल नॉट इक्वल टू 0, इसलिए काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, जब ये यहां से चल के इस a पोजीशन पे गया, दैट इज x इज इक्वल टू a, तो अब की बार पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0 हो गई। अब यहां से लेकर के यहां तक का गैप कितना है, a का, इसी को ये स्मॉल a से लिख रहे हैं, आपकी मर्जी किसी से लिख लो, a का गैप हो गया। यही सेम कहानी माइनस a की तरफ होगी। ठीक है, सेम कहानी, जब यहां से यहां जाएगा तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पोजीशन है वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगी, क्योंकि यहां आके तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, तो यहां कौन बची, पोटेंशियल, तो वो क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसका मतलब ये काम माइनस ए की तरफ भी और प्लस ए की तरफ, तो उत्तर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए हो जाएगा, दैट इज प्लस माइनस ए हो जाएगा, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 20, द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन किस पे डिपेंड करती है। टोटल एनर्जी का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, दैट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर, इस तरह से, या 1/2 इंटू के ए का स्क्वायर, या इसी को लिखा जा सकता है 1/2 के इंटू एक्स का स्क्वायर। ये सारे फार्मूले टोटल एनर्जी के हैं, जब तक आपको नहीं मालूम तब तक आप इनको सोल्व नहीं कर पाओगे। अब देखिए आपको क्या मालूम करना है, ये कह रहा के ए और एम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर k और a की बात करें तो m नहीं आएगा, m नहीं आ सकता, फिर इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। अगर हम k और a की बात करें, केवल k और a की बात, ऐसा हो सकता है, सी ऑप्शन में जाते हैं। k a और x की बात करें, या तो k आएगा या a आएगा, दो, x नहीं आएगा। k और x की बात करेंगे तो x है ही नहीं, x है ही नहीं, ये तो x अलग चीज दे रहा है, x अलग चीज दे रहा है, इसलिए ये इक्वेशन नहीं, क्योंकि यहाँ पे a भी दे रखा है ना, ये मत बनाओ। तो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, k और a पे, देखो k पे और a पे, इस तरह से इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए 21 के क्वेश्चन की बात करेंगे तो ए लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ फोर्स कांस्टेंट, उसका फोर्स कांस्टेंट के दे रखा है, दैट इज 2 गुणा 10 की शक्ति 6 न्यूटन पर मीटर, एंड डिस्प्लेसमेंट इज, एक्स की वैल्यू कितनी दे रहा है, 0.01 मीटर, हैज टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज 160 जूल। ठीक है, तो कह रहा है इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी सभी में। अब इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, आपको पजल करने के लिए दिया गया, क्योंकि आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। अगर यही मैक्सिमम होता तो लिखते हैं 1/2 के ए स्क्वायर, अगर किसी पोजीशन पे है इसलिए इसको क्या लिखेंगे, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो 1/2 के की वैल्यू आपको दे दी है 2 गुणा 10 की शक्ति 6, और x मतलब 0.01 का स्क्वायर, मतलब 0.01 का स्क्वायर, इस तरह से इसको सिंपलीफाई करेंगे, 2 से 2 गया, 10 की शक्ति 6 गुणा। अब आगे देखिए क्या होगा, इसको सोल्व कर लेते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 था, इंटू 10⁻⁴, इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा, 100 जूल आ जाएगा, मतलब 100 जूल पोटेंशियल एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी पूछता तो इसका यूज होता, 160 में से 100 गया तो 60 जूल कौन है, काइनेटिक एनर्जी है, बस ये था मेन फंडा। अब इसने पोटेंशियल पूछ लिया, टोटल दे दी, अब बच्चे हो जाते पजल जी क्या करें, तो आपको कुछ नहीं करना, बस आप फार्मूला लगा के निकाल लो। अगर इसमें काइनेटिक भी पूछता तो वो 60 जूल हो जाती, तो हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है वो क्या कह रहा है, बस हमें तो क्वेश्चन, तो हमें पजल बिल्कुल भी नहीं होना है, अगला कुछ भी पूछे इन बातों पे आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 22, इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 1/2 द एम्पलीट्यूड, कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इज 1/2 मतलब 1/2 ऑफ ए, इसी को तो कहते हैं 1/2। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज काइनेटिक, इसका कितना फ्रैक्शन टोटल एनर्जी का काइनेटिक है ये पूछ रहा है। अब देखो अगर मैं इससे पोटेंशियल निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 1/2 इंटू में के इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब ए स्क्वायर बाय 4, यही तो बनेगा। मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं ई से डिनोट कर रहा हूं तो ये क्या होगा, E/4 हो गया, क्योंकि ये किसका फार्मूला है, E का फार्मूला है।
और इसके बटे में 4 है तो E/4। मतलब जब हम x की वैल्यू इसमें रखते हैं a/2 तो a²/4। ओरिजिनल जो एनर्जी है उसको मैंने E मान लिया तो E/4। ये होगी पोटेंशियल। तो काइनेटिक कितनी बची होगी, टोटल एनर्जी में से E/4 घटा दो, दैट इज 3E/4, ये बची होगी। ठीक है, अब क्या पूछ रहा, फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज काइनेटिक, कितना फ्रैक्शन टोटल एनर्जी का काइनेटिक है। तो काइनेटिक एनर्जी है 3/4 ऑफ E, और टोटल एनर्जी कितनी है, E है। देखो टोटल एनर्जी क्या हमने मानी, E के बराबर मानी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, E/4, मतलब E का 1/4 हिस्सा तो टोटल है, पोटेंशियल है, तो बचा हुआ हिस्सा क्या होगा, काइनेटिक। तो E से E कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। इस तरह से 3/4। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, ये 3/4 ऑप्शन है भाई, 3/4 इस तरह से। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको 1/4 लिख के आते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी का फ्रैक्शन निकाल देते हैं, और मिस्टेक करने के लिए उन्होंने उत्तर में भी क्या दे रखा है, 1/4। देख लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है, उत्तर में भी 1/4 दे रखा है। तो आपसे गलती करवाने के लिए वो पहले ही उत्तर में भी 1/4 दे रहा है, पर आपको ध्यान रखना वो काइनेटिक का फ्रैक्शन पूछ रहा है ना कि पोटेंशियल का फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो जिसका भी वो फ्रैक्शन पूछे उसी के बारे में आपको बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 23। अगर हम क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, ए लोडेड वर्टिकल स्प्रिंग एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद टाइम पीरियड ऑफ 4 सेकेंड। कितने टाइम पीरियड के साथ, दैट इज 4 सेकेंड के टाइम पीरियड के साथ। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम वेरीज विद, किस किस का डिफरेंस, काइनेटिक का और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हमेशा T/2 पीरियड के साथ वेरी करता है। अगर वो कह दे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बीच के डिफरेंस का मोड, तो ये वेरी करेगा T/4 के साथ। याद रखना आपको, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये T/2 के साथ करता है, ये T/4 के साथ करता है। इनकी टोटल टाइम पीरियड का आधा हो जाता है। तो टोटल टाइम पीरियड 4 था, 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2 सेकंड। तो इसलिए 2 सेकंड के साथ क्या करेगा, ये ओसिलेट करेगा। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, मैं आपको ये बार बार बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ए बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड ए, कितने एम्पलीट्यूड के साथ, ए एम्पलीट्यूड के साथ। एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी इज 1/4 ऑफ इट्स टोटल एनर्जी। यानी कि टोटल एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी 1/4 हो जाए, किस पोजीशन पे होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है। मान लिया जाए टोटल एनर्जी है E, दैट इज 1/2 इंटू में K इंटू A का स्क्वायर। ठीक है, इसका 1/4 करना है, तो पोजीशन रख के पुट कर लो। दैट इज मान लिया जाए x की वैल्यू A/2 होती, आधी पोजीशन पे होती, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता, दैट इज 1/2 इंटू K इंटू एक्स का स्क्वायर। इसकी वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बनेगा दैट इज 1/2 इंटू K A²/4, और इसको क्या लिखा है, E लिखा है, तो ये क्या होगा, E/4, और यही बात पूछ रहा है, E/4, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि उसने कहा था कि मीन पोजीशन से कितना दूर चलें कि टोटल एनर्जी का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 1/4 रहे, तो टोटल एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी 1/4 रहेगा, तो वो किस पे रहेगा, x = A/2। जैसे ही दूरी को x = A/2 पे रखोगे तो वो टोटल एनर्जी का कितना होगा, 1/4 होगा। अगर A/4 रखते तो वो 1/16 हो जाता, 3A/4 रखते तो 9/16 हो जाता, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन की बात करेंगे। द एंगुलर वेलोसिटी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज ओमेगा एंड ए। एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है ओमेगा एंड एम्पलीट्यूड दे रखा है ए। एट डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम द मीन पोजीशन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज टी। मीन पोजीशन से कुछ डिस्टेंस के ऊपर उसकी काइनेटिक एनर्जी है टी। ठीक है, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज V, इस प्रकार से। देन रेशियो ऑफ T टू V, T/V का रेशियो हमें बताना है, कुछ दूरी के ऊपर बता रहा है। अब कुछ दूरी के ऊपर जब बता रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या हो जाता है, 1/2 इंटू K इंटू एक्स का स्क्वायर, ये सभी को पता है। और इसी टाइम पे जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू में K इंटू
ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इस तरह से प्रस्तुत हो जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ है उसके लिए मैं आपको बता दूं जो वेलोसिटी का रिलेशनशिप होता है वो होता है ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और इसके ऊपर होता है रूट। इस तरह से ये वेलोसिटी का फार्मूला होता है किसी डिस्प्लेसमेंट के लिए, एक्सट्रीम पोजीशन के लिए नहीं है। एक्सट्रीम पोजीशन के लिए तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाके जीरो, और ये हो जाता है मैक्सिमम ए ओमेगा। जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, अगर उसको बताऊं मैं, मैक्सिमम वेलोसिटी का रिलेशन होता है ए ओमेगा और मैक्सिमम एक्सेलरेशन का रिलेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। ये दोनों भी आपको याद रखने हैं मैक्सिमम के लिए, ठीक है। पर ये मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम के अलावा कुछ दे रखा है, तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी। और ये बनेगी तो हमारे पास फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर और इस पूरे का हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इस पूरे का रूट और इसका स्क्वायर कैंसिल, तो इक्वेशन बन के आएगी ये, ठीक है। अब क्या कह रहा है, टी टू वी बताना है, तो ऊपर हमने कौन सी रखनी है, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी को ऊपर रखोगे तो टी और नीचे पोटेंशियल, दैट इज 1/2 इंटू में के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ के एक्स स्क्वायर, दैट इज 1/2 इंटू में के इंटू एक्स का स्क्वायर। हाफ के से आप के कैंसिल, ये कितना आ गया भाई, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय में एक्स का स्क्वायर, इस तरह से। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो ये रहा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन का आंसर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ए स्प्रिंग इज स्ट्रीच्ड बाय 5 सेंटीमीटर, एक्स की वैल्यू कितनी दे रहा है 5 सेंटीमीटर। ये सारे उन्हीं टॉपिक पे मैंने क्वेश्चन लिए जो आपके सिलेबस में है। मैं बार बार आपको यही बात कर रहा हूं कि जो आपके सिलेबस में है और उसके कंसेप्ट को भी मैं साथ साथ कवर करने की कोशिश कर रहा हूं कि उसका कोर कंसेप्ट क्या है, उसकी बातें कहां से निकल के आ रही हैं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो जब एग्जाम में बैठो। और ये मेरी गारंटी है, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, अब कोई बहाना नहीं चलेगा किसी का, जी बेसिक नहीं है हमारा, 11 12 हम नहीं कर पाए बेसिक बिल्कुल भी। तो मैं कह रहा हूं कि आपको मैं तो बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे अर्थ के पहुंचा हूं, अर्थ से नहीं समझा रहा, अर्थ से भी सेंटर पॉइंट पे गया हूं, उसके बिल्कुल नीचे गया और वहां से आपको उठा रहा हूं। सभी के लिए है ये, जो हिंदी मीडियम से है, जो हाई है। अब देखो अच्छे अच्छे मसाले भी आ रहे हैं जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आप धैर्य रखें। जो बच्चे पहले जिनको जनरल बातें पता है वो सोचते हैं कि जी पता नहीं है, तो बेसिक बातें हमें पता नहीं, पर आप उससे आगे बढ़ते चलोगे तो आपको दिखेगा कि हाई फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन भी मैंने यहां पे डाल रखे हैं इस प्रकार। एंड फोर्स कितना दे रखा है, दैट इज फोर्स इज 10 न्यूटन, इस तरह से। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन व्हेन मास ऑफ 2 किलोग्राम इज सस्पेंडेड, जब 2 किलोग्राम का मास उससे सस्पेंड कर दिया जाए तो उसका टाइम पीरियड बताना। अब देखिए एफ की वैल्यू क्या होती है, दैट इज के इंटू एक्स विद नेगेटिव साइन। अब एफ 10 न्यूटन का दे दिया और एक्स की वैल्यू कितनी दे दी 5। सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो भाग कर दो 100 से, तो ये हो गया 5 दूनी 10, तो ये हो गया 200 किसकी वैल्यू के, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, याद रखें भाई, यूनिट भी आपको पता होनी चाहिए न्यूटन। अब के किसके बराबर होता है, दैट इज एम इंटू ओमेगा का स्क्वायर। अगर मैं के के बटे में एम कर दूं तो वो क्या आ जाएगा ओमेगा, और इसका कर दिया रूट, ओमेगा स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो रूट। अब के की वैल्यू कितनी है 200 और एम की वैल्यू कितनी दे रहा है 2 किलोग्राम, ये रही, तो डिवाइडेड बाय 2 अंडर द रूट। सिंप्लीफाई करेंगे ओमेगा के लिए तो दैट इज 200, तो ये हो गया 100 का रूट निकालेंगे 10, दैट इज इक्वल टू ओमेगा, ये आ गया। अब इसके बाद क्या पूछ रहा है, टाइम पीरियड पूछ रहा है। अब इस ओमेगा को क्या लिखा जा सकता है, दैट इज 2 पाई डिवाइडेड बाय टी, बार बार बता रखा है फार्मूला। तो ये क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय टी, टी निकालोगे तो 2 पाई डिवाइडेड बाय में 10, तो 2 और उसकी वैल्यू लिख दी 3.14 बटे में 10, ये हो जाएगा 6.28 बटे 10, इसको लिखेंगे 0.628 सेकेंड, 0.628 सेकेंड, दैट इज 0.628 सेकेंड। इस तरह से बिल्कुल सिंप्लीफाइड वर्जन की मैंने कोशिश की है, इससे सिंपल बातें आपको कहीं नहीं मिलेंगी, और ये बात है मिल जाए तो मेरे को बता देना, ठीक है। बिल्कुल इजी से इजी लैंग्वेज में आपको मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 27, a pendulum is hung from the roof of sufficient high building and is moving freely to and fro like a simple harmonic oscillator. The acceleration of bob of pendulum is, उस bob of pendulum की acceleration दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम मीन पोजीशन। कितने डिस्टेंस पे? 5 मीटर पे। मीटर में दे रखा है। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, सभी को मालूम है। अगर मैक्सिमम होता तो यहां पे क्या आ जाता? ए आ जाता, यहां नेगेटिव साइन होता। पर अभी ये मैक्सिमम नहीं है, किसी एक्स दूरी के लिए है, इसलिए हम इसको लिखेंगे इतना। तो एक्सेलरेशन कितनी दे रहा है? 20। एक्स नीचे लेके आएंगे तो वो कितना हो गया? 5। दैट इज ओमेगा का स्क्वायर। कैंसिल आउट करोगे 4, ओमेगा निकालूंगा तो 4 का रूट कितना हो जाएगा? 2। इस तरह से। अब इसका टाइम पीरियड क्या होगा? दैट इज 2 पाई बाय में टी इज इक्वल टू 2। इस 2 से 2 कैंसिल, दैट इज पाई इज इक्वल टू टी। तो इसका क्या हो जाएगा टाइम पीरियड? पाई सेकेंड। टाइम पीरियड इज पाई सेकेंड। पाई सेकेंड ये रहा। 2018 नीट के अंदर आया हुआ है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि एक पैटर्न से क्वेश्चन चल रहे हैं, जिस पे आ रहे हैं उसी पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को करेंगे, बहुत ही सिंपल और अच्छा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्या कह रहा है? ए स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के, एक स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट है के बराबर, एंड इज कट इनटू लेंथ रेशियो। कितनी रेशियो में काट दिया? 1:2:3। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, पहले सीरीज में, एंड ए न्यू कांस्टेंट इज के डैश। नया कांस्टेंट क्या आ गया? के डैश। जब इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया तो नया कांस्टेंट है भाई के डैश। एंड देन दे कनेक्टेड इन पैरेलल, और जब भी इनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया तो नया कांस्टेंट है के डबल डैश। रेशियो बताना है के डैश और के डबल डैश का, दोनों का रेशियो। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि दैट इज फोर्स इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। ठीक है। अब ये अगर एफ कांस्टेंट है तो के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक है। जैसे ही लेंथ को काट के छोटे टुकड़े बनाए जाएंगे वैसे ही के की वैल्यू बढ़ेगी। अब कैसे बढ़ेगी उसको बताना है, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन ज्यादा मैथमेटिक्स है। कैसे बढ़ेगी देखिए, अब आपको काट दिया गया, किसमें? एक्स हिस्सों में काट दिया गया, तो हम इसको क्या लिख लेते हैं? 1/1 रेशो 1/2 रेशो 1/3 ऐसे। ठीक है। रेशो लेंथ का दे रखा है, और लेंथ के रेशो के उल्टा किसका रेशो होगा? के का। देखो इनवर्सली है, तो हम किसका रेशो बनाना चाह रहे हैं? के का रेशो बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि जब कनेक्ट करोगे तो के की वैल्यू ही तो निकालनी है, इसलिए हम के का रेशो बना लेते हैं। हमारे पास लेंथ का रेशो है 1:2:3, और के का रेशो उसका उल्टा होता तो उल्टा कर लिया। एलसीएम लिया 3 दूनी 6, तो यहां आएगा 6 रेशो, ये ऊपर जाएगा 3 और ये ऊपर जाएगा 2, ये रेशो बनेगा आपका 6:3:2। मतलब पहले की वैल्यू क्या होगी? K1 की वैल्यू क्या होगी? 6K। K2 की वैल्यू क्या होगी? 3K। और K3 की वैल्यू क्या होगी? 2K। इस तरह से वैल्यू बन चुकी, नई वैल्यू। अब इन सबको पहले सीरीज में जोड़ो। सीरीज में जोड़ोगे तो 1/K डैश, आपको पता होना चाहिए सीरीज में ऐसे कनेक्ट होते हैं 1 बाय करके, और पैरेलल में सीधा, तो ये हो जाएगा 1/6K प्लस 1/3K प्लस 1/2K लेंगे। सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 18K और ऊपर हो जाएगा 9, तो 9 दूनी 18। इसको क्या लिखा जा सकता है? 1/2K। किसको सोल्व किया? इसको सोल्व किया। इसमें ऐड कीजिए कौन? 1/2K। इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 1/K। तो K डैश की वैल्यू क्या आ गई? दैट इज K के बराबर। ठीक है। अब सभी को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। पैरेलल में कनेक्ट किया तो नया कांस्टेंट क्या होगा? K डबल डैश। तो कर दो कनेक्ट, दैट इज 6K प्लस 3K प्लस 2K। तो कितना होगा? 6 3 और 2 11K। 11K हो गया। तो रेशियो निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 1:11 ये रहा, क्योंकि K वैल्यू इसकी है और 11 K वैल्यू उसकी है, तो रेशियो हो गया 1:11। बस सीधा सा, तो 1:11। अब इन क्वेश्चन को करने का सबसे आसान और इजी तरीका यही है कि आप सबसे पहले उसी क्वेश्चन को आप किस में कन्वर्ट कर लीजिए? उसी क्वेश्चन को आप कन्वर्ट कर लीजिए। लेंथ दे रहा है तो K में, और K दे रहा है तो लेंथ में। इसने लेंथ का रेशियो दिया, मैंने K का रेशियो बना लिया, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 29। A body of mass m is attached to a lower end of a string whose upper end is fixed. The spring has a negligible mass. When the mass is slightly pulled down and released, it oscillates with time period. कितने टाइम पीरियड के साथ? दैट इज 2 सेकंड के टाइम पीरियड के साथ, सॉरी 3 सेकंड के टाइम पीरियड के साथ ऑसिलेट कर रहा है।
When the mass m is increased by 1 kilogram, the time period of oscillation become 5 seconds. That is T1 and T2. 1 किलोग्राम से बढ़ा दिया मतलब m प्लस 1 कर दिया. पहले मास कितना था m, अब m प्लस 1. द वैल्यू ऑफ m इन किलोग्राम. देखिए टाइम पीरियड का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, 2 पाई अंडर द रूट m बाई के. ये स्प्रिंग का होता है. अगर सिंपल पेंडुलम होता तो L बाई जी हो जाता m बाई के की जगह, इस तरह से. अब देखिए पहला टाइम पीरियड T1 है 2 पाई अंडर द रूट जब मास m है डिवाइडेड बाई के. दूसरा टाइम पीरियड है T2 और जब उसका मास कितना हो चुका है, जब उसका मास m प्लस 1 हो चुका है डिवाइडेड बाई के, इस तरह से. अब T1 बाई T2 कीजिए, T1 बाई T2 कीजिए, दैट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट m बाई के डिवाइडेड बाई में 2 पाई अंडर द रूट m प्लस 1 बाई के. तो 2 पाई से 2 पाई, k से k कैंसिल. अब T1 की वैल्यू 3 और T2 की वैल्यू कितनी है, 5 है. T2 की वैल्यू 5 सेकेंड, ये दे रहा, यहां पे 5 आना था भाई, और मास बढ़ गया 1 से. T2 की वैल्यू है 5 सेकेंड, इस तरह से. तो T1 की वैल्यू 3 और T2 की वैल्यू हो गई 5 इज इक्वल टू में रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय में m प्लस 1. इसका रूट हटाएंगे तो स्क्वायर अप करेंगे तो 9/25 m डिवाइडेड बाय में m प्लस 1. तो इसको इस तरफ, इसको इस तरफ, तो 9m प्लस 9 इज इक्वल टू 25m. अब इस 9m को उस तरफ लेके जाओगे तो इधर 9 बचा और 25 में से 9 गया तो 16m. तो 9 बटे में 16 किसके बराबर हो गया भाई, m के बराबर. तो 9/16 इज इक्वल टू मास. उसका मास कितना रहा होगा, 9/16. कुछ भी नहीं किया मैंने, दो टाइम पीरियड दे रखे हैं तो दोनों के लिए, एक के लिए मास m और एक के लिए मास m प्लस 1. तो पहली इक्वेशन यहां T1 के लिए लिख दी और दूसरी इक्वेशन हमने T2 के लिए, और पहले को दूसरे से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया. जैसे ही डिवाइड किया आपको उत्तर मिल गया. क्वेश्चन नंबर 30. The period of oscillation of mass m suspended from spring of negligible mass is t. T है भाई उसका टाइम पीरियड. If along with it another mass m is also suspended, the time period of oscillation will be. देखिए टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर द रूट m बाय में k. ठीक है. अब ये क्या कह रहा है कि पहले एक मास m था, अब अगर उसमें m और बढ़ा दिया, मतलब m में अगर m बढ़ेगा तो मास कितना हो गया, 2m हो गया. तो नया टाइम पीरियड t डैश कितना होगा, दैट इज 2 पाई अंडर द रूट 2m बाय में k. इस पूरे को ऐसे लिखा जा सकता है, इस रूट 2 को बाहर निकाल लो, रूट 2 को बाहर निकाला, 2 पाई अंडर छोड़ा इंटू में m बाय में k. इस पूरे का टाइम पीरियड क्या है, t के बराबर है, ये रहा t. तो नया टाइम पीरियड किसके बराबर होगा, रूट टी, रूट 2t, दैट इज रूट 2t, ये रहा. इस प्रकार से होगा, क्योंकि उसने सिंपल सी बात में सिंपल सा क्वेश्चन बोला है, एक मास m को हैंग कर दिया तो टाइम पीरियड t है, अगर उसमें m और बढ़ा दिया जाए तो टाइम पीरियड क्या होगा, तो मास 2m हो गया, तो टाइम पीरियड रूट 2 टाइम्स t हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 31. देखिए, ए सिंपल पेंडुलम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन x is equal to 0 with an amplitude a and time period t. The speed of pendulum as x is equal to a by 2. मैंने आपको पहले ही बताया स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है ओमेगा अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. अगर यही मैक्सिमम स्पीड पूछता vm तो हम ओमेगा और इस x को जीरो करके इसको बना देते, क्योंकि x को जीरो कर दिया तो a स्क्वायर बचा, a स्क्वायर से रूट गया तो ये बन जाएगा इतना. पर अब इसने कहां पे पूछा है, इसने पूछा है x इज इक्वल टू a बाय 2 पे पूछा है. तो सिंपल सी बात है, सिंपल सा फार्मूला है, ये आपको मालूम होना चाहिए. मालूम नहीं है तो आज से मालूम कर लीजिए कि ये फार्मूला इसका होता है. जब आप डेरिवेशन करते हो तो वहां पे ये सारी बातें आती हैं. तो स्पीड कितनी हो जाएगी, दैट इज ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू क्या, a बाय 2, मतलब a स्क्वायर बाय 4. इसको सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, ओमेगा रूट में a स्क्वायर में से a स्क्वायर बाय 4 गया तो कितना बचा, a स्क्वायर इंटू 3 बाय 4. कितना बचेगा, अंडर द रूट इसमें से घटाओगे तो 3 a स्क्वायर बाय 4. ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, रूट 3 a स्क्वायर का a बाहर और 4 का 2 बाहर और साथ में ओमेगा, इस तरह से. अब ओमेगा की वैल्यू को रखते हैं, दैट इज रूट 3 a बाय 2
इंटू इसकी वैल्यू को रखा 2π/t। अब पाई सॉरी 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, पाई तो कैंसिल नहीं होने वाला, तो उत्तर क्या बनेगा, √3a पाई भाग में t, इस तरह से। तो √3a पाई, √3a पाई भाग में t, ये आ जाएगा। ये गलत यहां पे लिखा हुआ, तो ये ऑप्शन बन जाएगा, इसका आपके सामने यहां पे सॉल्यूशन दे दिया है, वो गलती से गलत टाइप हो चुका है, इसलिए ये ऑप्शन आपका हो जाएगा √3a पाई t के बराबर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करोगे तो ए मास ऑफ 2 किलोग्राम, कितने का मास दे रहा है, 2 किलोग्राम का मास, is put on a flat pan attached to a vertical spring fixed on ground as shown in the figure। कुछ इस तरह से सिचुएशन है और यहां पे मास रखा हुआ है ये 2 किलोग्राम का, इस तरह से, ठीक है। द मास ऑफ स्प्रिंग एंड पेन इज नेग्लिजिबल व्हेन प्रेस्ड स्लाइटली एंड रिलीज्ड, द मास एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, द स्प्रिंग कांस्टेंट इज, और स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दे रहा है, दैट इज 200 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। व्हाट शुड बी द मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ अ मोशन सो दैट द मास गेट डिटैच्ड फ्रॉम द पेन, कितना ऑसिलेशन होना चाहिए कि मास उससे क्या हो जाए, डिटैच्ड हो जाए, मतलब उससे दूर हो जाए, इस तरह से होना चाहिए। देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि जो फोर्स इसके ऊपर होगा मास के कारण mg, ठीक है, और जो स्प्रिंग ने फोर्स लगाया होगा वो किसके बराबर होगा, kx, ठीक है। जैसे ही इस kx की वैल्यू mg से ज्यादा होगी, क्योंकि mg कौन है, mg हमेशा नीचे की तरफ लगता है, तो mg इस मास को नीचे लेके आएगा और kx इसको ऊपर लेके जाएगा। अगर kx की वैल्यू जैसे ही mg से ज्यादा हो गई तो तुरंत वो मास उससे डिटेक्ट हो जाएगा, और डिटेक्ट हो गया तो kx की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, mg से। तो ये mg या तो इक्वल टू हो kx के या उससे क्या हो, ग्रेटर देन हो, इस प्रकार। तो यहां पे लिखेंगे mg डिवाइडेड बाय k इज इक्वल टू x। अब मास कितना है, 2, g की वैल्यू 10 और k की वैल्यू 200, तो इससे कैंसिल, 2 से कैंसिल 10, दैट इज 0.1, तो क्या हो जाएगा 0.1, और 0.1 को क्या लिखा जा सकता है, क्योंकि मीटर में था तो 0.1 को सेंटीमीटर में लिखा जा सकता है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ये लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3। इसके ऑप्शन नहीं दे रखे, इस क्वेश्चन को मैं जनरली आपको बता देता हूं समझा के। ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मास m एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए फ्लोट्स इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, यानी कि ये कोई लिक्विड है और इस लिक्विड की डेंसिटी क्या है, रो है। इसके अंदर एक ब्लॉक है जिसका मास m है, वो क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। एंड इन लिक्विड इफ इट इज गिवन ए स्मॉल वर्टिकल, आप सपोज कीजिए कि स्क्रू के अंदर इसका L लेंथ अंदर है, जब आप ये फ्लोट कर रहा है तो लिक्विड के अंदर इस ब्लॉक की L लेंथ अंदर है बस, केवल टोटल में से। अब हमने इसको वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दे दिया और डिस्प्लेसमेंट देने के बाद ये क्या करना शुरू हो गया, ऑसिलेट। जैसे ही आप इसको वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दोगे तो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, अब टोटल हिस्सा जो अंदर आ गया वो कितना आ गया, L प्लस वाई। यही पहले कितना हिस्सा था, L हिस्सा अंदर था, अब कितना होगा L प्लस वाई, क्योंकि आपने उसको ऊपर से प्रेस कर दिया। जैसे आपने उसको ऊपर से प्रेस किया है तो जो L लेंथ से L प्लस वाई हिस्सा अंदर जाएगा, क्योंकि पहले हिस्सा कितना था, L हिस्सा अंदर था, अब हिस्सा कितना होगा, L प्लस वाई हिस्सा अंदर हो गया। तो पहले का जो फोर्स था वो कितना है, दैट इज माइनस k इंटू एल, और अब का जो फोर्स है वो कितना है, दैट इज एफ डैश माइनस k इंटू एल प्लस वाई, ठीक है। यहां पे भी मैं कैपिटल K लिख देता हूं, माइनस k इंटू एल, ठीक है। अब नेट फोर्स कितना लगा, दैट इज एफ डैश माइनस एफ माइनस k इंटू एल प्लस वाई माइनस माइनस k इंटू एल, ठीक है। सिंप्लीफाई करोगे तो नेट फोर्स जो लगेगा वो लगेगा माइनस k इंटू वाई के बराबर, यही आएगा। अब इससे क्या प्रूव हो गया, इससे प्रूव होगा कि ये जो फोर्स है वो 1 पावर ऑफ डिस्प्लेसमेंट है और माइनस साइन भी है, इसलिए ये ब्लॉक कैसी इक्वेशन करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करेगा। मतलब जो आपके सामने ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक इस लिक्विड के अंदर क्या परफॉर्म करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करेगा। आज सिंपल हार्मोनिक उसको परफॉर्म करेगा तो हम इस k की वैल्यू चाहिए, और इस k की वैल्यू को कैसे निकाला जा सकता है, देखिए इस ब्लॉक के ऊपर जो लिक्विड है वो अपना आप थ्रस्ट लगाएगा,
और उस अपथ्रस्ट की वैल्यू क्या होगी, उस अपथ्रस्ट की वैल्यू क्या होगी, दैट इज m इंटू जी। अब मास किसका होगा, मास होगा डेंसिटी, डेंसिटी किसकी, लिक्विड की, लिक्विड की डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैं क्या रखूंगा, एरिया, एरिया, और कितनी लेंथ अंतर गई है, y इंटू जी। ऐसे जब उसको प्रेस किया गया तो कितनी लेंथ अंतर गई, L से Y लेंथ और बढ़ गई, पहले L लेंथ अंतर थी, अब कितनी होगी, L प्लस वाई, मतलब कितनी बढ़ गई, Y लेंथ, तो रो L A Y Z इस प्रकार। तो ये जो फोर्स बन गया, ये बन गया रो L A इंटू जी इंटू वाई, और विद नेगेटिव साइन है क्योंकि उल्टी मोशन हो रही है। तो ये बिल्कुल इस इक्वेशन की तरह देखो, ये रहा सेम। अब कंपेयर करेंगे तो K की वैल्यू हमारे पास कितनी बन गई, K की वैल्यू हमारे पास बन गई रो इंटू A इंटू जी। ठीक है, अब टाइम पीरियड का फार्मूला दैट इज 2 पाई अंडर द रूट m, m तो मास ऑफ ब्लॉक है, दे रखा अगले, ये दे रखा, और डिवाइडेड बाय में k की वैल्यू ये आ गई रो a इंटू जी, इस प्रकार से। अब इन्हीं में से एक ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कि भाई उसने पूछ रखा है इसका टाइम पीरियड किसके डायरेक्टली है या किसके इनवर्सली है, तो वो ये इन्हीं में से टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये सारी बातें ऑप्शन दे रखे हैं इसमें चारों, और उन्हीं ऑप्शन में से एक है, क्वेश्चन यही था और कुछ भी नहीं था। मैंने आपको कंप्लीट यहां पे आपको समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, The two springs of spring constant K1 and K2 are joined in series. सीरीज में ज्वाइन कर रखे, the effective spring constant of combination. सीरीज का आपको पता है सीरीज में कैसे कनेक्ट होते हैं, दैट इज 1 by K1 प्लस 1 by में K2। बस सोल्व कर लीजिए, ये सीरीज में है S, और पैरेलल में होता तो सीधा ऐड होता, दैट इज K1 प्लस K2, K1 प्लस K2। पैरेलल कॉम्बिनेशन डायरेक्ट ऐड होता है ऐसे K1 प्लस K2, और सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसे ऐड होता है, सिंपल सी बात है, मुश्किल कोई नहीं था इसमें। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, द टाइम पीरियड ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग इज t। टाइम पीरियड उसका कितना दे रहा है, t के बराबर। इफ द स्प्रिंग इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, 4 भागों में उसको काट दिया, एंड द सेम मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन पार्ट, देन न्यू टाइम पीरियड विल बी। अब मैंने कहा कि उसको 4 भागों में काट दिया, लेंथ को 4 गुना कम कर दिया, तो k कितना हो जाएगा, नया 4 गुना बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि फोर्स किसके बराबर है, k गुना लेंथ, मतलब विद नेगेटिव साइड, तो k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू f बाय में l, मतलब k लेंथ के क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर लेंथ को 4 भागों में डिवाइड किया है तो k 4 गुना क्या होगा, बढ़ जाएगा, मतलब 4k हो जाएगा। अब पहले टाइम पीरियड क्या था, दैट इज 2 पाई अंडर द रूट m बाय में k। नया टाइम पीरियड क्या होगा, दैट इज 2 पाई अंडर द रूट m डिवाइडेड बाय k डैश, जिसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, 4k हो चुकी है, 4k हो चुकी है। ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, दैट इज 2 पाई अंडर द रूट m बाय में k, और इस 4 का बाहर निकाला तो कितना आया, 2। इस पूरी क्वांटिटी को क्या कह सकते हो, t कह सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, t/2 हो जाएगा। तो नया टाइम पीरियड इज t/2। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इतना पता है कि अगर आप लेंथ को कम करते हो तो कांस्टेंट बढ़ेगा, लेंथ को बढ़ाते हो तो कांस्टेंट घटेगा। उस क्वेश्चन ने बोला कि इसकी लेंथ को 4 टुकड़ों में बांट दिया, मतलब 4 गुना में उससे कम कर दिया। 4 मीटर लेंथ थी तो उसको क्या कर दिया, 1-1 मीटर के 4 टुकड़े बढ़ा दिए, तो जो फोर्स कांस्टेंट होगा वो 4 गुना बढ़ जाएगा प्रत्येक का, चारों टुकड़े का 4k 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 हो जाएगा इस प्रकार। तो नया टाइम पीरियड जो हो जाएगा वो हो जाएगा t/2। बस इस फार्मूले में एक बार इसके लिए, और जो नया k-4 क्या है एक बार उसके लिए। अब यहां 4 को बाहर कॉमन ले लिया, इस पूरी क्वांटिटी को देख रहे होगे तो ये तो t के बराबर है, तो यहां t रख दिया, तो t/2 इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर 36 का क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं। ए मास इज सस्पेंडेड सेपरेटली बाय 2 डिफरेंट स्प्रिंग इन सक्सेसिव ऑर्डर, then time period is t1 and t2 respectively. If it is connected by both spring as shown in the figure, then time period is to the correct relation is. इनको अगर ऐसे जोड़ दिया जाए बाद में, इस प्रकार से, ठीक है भाई, ये पूछ रहा है। अब देखिए, सबसे पहले जब इनको अलग जोड़ा गया तो पहला टाइम पीरियड t1 है, दैट इज 2 पाई अंडर द रूट m/k, इस प्रकार। मतलब ये जो टाइम पीरियड t1 है ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, 1/√k के, ऐसे, यानी कि k k1 होगा।
A mass is suspended by two different springs in successive order. Then time period is T1 and T2. If it's connected by both spring as shown in the figure, the period is 2. The correct relation is. तो इसका हमें क्या बताना है साथ में? तो देखिए भाई, अब ये मास ऐसे m मास को कनेक्ट कर दिया गया है। अब आगे क्या होगा? अगर हम इसको एक सिंप्लीफाइड वे में बनाना चाहें, मान लिया जाए अभी कुछ नहीं है, केवल सिंपल साइज को बनाना चाहते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दैट इज टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। अगर मैं रूट के इस के को ऊपर लेके आऊं तो इसको लिखा जा सकता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी का स्क्वायर, ऐसे, क्योंकि रूट था के, उसको हटाएंगे तो टी स्क्वायर। अगर मैं यहां से k1 निकालना चाहूं तो 1 अपॉन दैट इज t1 का स्क्वायर। इसी प्रकार अगर मैं k2 को निकालना चाहूं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन t2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों पैरेलल में है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है t1 की पावर -2, इसको लिखा जा सकता है t2 की पावर -2, इस तरह से। अब जो ये बना है ये बनेगा दैट इज, सॉरी, ये जो आपका बना हुआ है ये क्या बनेगा? दैट इज k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर -2, इस तरह से। और ये t0, इसने कहा इसको मैं t0 बोलूंगा, देखो t0 बोलूंगा। अब ये आपको सामने जो कॉम्बिनेशन है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल जो k होता है वो किसके बराबर होता है? दैट इज k1 प्लस k2, सिंपल सा। यहां से आपने k1 की वैल्यू निकाली, यहां से आपने जब k की वैल्यू निकाली वो आई थी t0 की पावर -2, t0 की पावर -2। k1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी t1 की पावर -2 प्लस k2 की वैल्यू हो जाएगी t2 की पावर -2। तो इस तरह से ये आपका उत्तर बन गया सिंप्लीफाइड वर्जन, और ये आपका उत्तर रहा बी वाला। इस तरह से आपको करना है, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन को देखते हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये कॉम्बिनेशन पैरेलल का है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जस्ट सिंपल एडिशन होता है, तो हमने यहां पे सिंपल एडिशन इसका जो कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, टू masses ma and mb are hang from two string of length la and b। यानी कि पहला मास ma है, दूसरा मास mb है, पहली लेंथ la है और दूसरी लेंथ lb है। रिस्पेक्टिवली दे आर एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी, इस तरह से कर रहे हैं कि fa की वैल्यू किसके बराबर हो? 2fb के बराबर हो। तो ये रिलेशन बताना। सबसे पहले आपको पता होगा कि टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2 पाई अंडर द रूट दैट इज L/J। अब देखो यहां से स्ट्रिंग से, आपको याद रखना है स्ट्रिंग से बोला है। अगर यहां स्प्रिंग से बोलता, किससे बोलता? स्प्रिंग से बोलता, तो फार्मूला मैं कौन सा लगाता? M/K वाला। बस इसने किससे बोला है? स्ट्रिंग से बोला है, तो स्ट्रिंग्स के लिए मैं कौन सा फार्मूला लगाऊंगा? L/G। मतलब ये इसका टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? रूट L के हो गया टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का उल्टा फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज 1 अपॉन रूट L। क्योंकि अगर टाइम पीरियड को 1 अपॉन एफ लिखा, टाइम पीरियड को यहां क्या लिखूंगा? 1 अपॉन एफ, तो वो क्या आएगी? दैट इज रूट L। एफ को ऊपर लेगा, उसको नीचे लिया, तो ऐसे बन गया। ये आपको जगलरी आनी चाहिए, इसको सिंप्लीफाई मॉडिफाई करना चाहिए, क्योंकि आपको पता चल गया कि अगले ने स्ट्रिंग बोला है तो L/G, स्प्रिंग बोलता तो M/K। मतलब यहां मास का कोई फंक्शन है ही नहीं, वैसे ही आपको दे दिया पजल करने के लिए, तो आपकी आप फार्मूला लगा दो M/K। तो मास के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो ऑप्शन में क्या है? डज नॉट डिपेंड अपॉन मास, ये आ जाएगा। तो Ma/Mb ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि मास का तो फंक्शन ही नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन तो गलत हो चुका है, ये तो आ ही नहीं सकता। ये भी गलत, क्योंकि मास पे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ना है, तो दोनों गलत। पहले और दूसरे में से उत्तर है, उसको निकाल लेते हैं। तो पहले की फ्रीक्वेंसी FA इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ FB, ऐसे बोल रहा है। ठीक है, तो FA के लिए हम लिखेंगे, FA के लिए अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां पे देखिए, FA के लिए लिखूंगा तो 1 अपॉन, इसके लिखूंगा 1 अपॉन FA के लिए 1 अपॉन रूट ऑफ LA लिखूंगा, इज इक्वल टू 2 टाइम्स FB के लिए लिखूंगा 1 अपॉन रूट LB, ऐसे लिखूंगा इस तरह से। A के लिए LA, दूसरे के लिए क्या लिखूंगा? LB। अब इन्होंने क्या बोला है? LA और LB लेंथ है। अगर मैं इसको इस तरफ लेके आऊं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा LB, और ये ऊपर जाएगा रूट में होगा 2 रूट LA। पूरे को स्क्वायर अप कर दूं तो क्या बनेगा? दैट इज LB इज इक्वल टू 4 टाइम्स LA, ये हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन नहीं होगा तो ऐसे भी मिल सकता है, LB डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू LA। ठीक है, तो LB जो होगा, देखो
एल ए एल बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एल ए। देखिए एल बी बाय 4, एल बी बाय 4 इज इक्वल टू एल ए एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन मास, इसलिए ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट होगा। ए वाला उत्तर इसका बिल्कुल क्या होगा करेक्ट होगा। तो बिल्कुल सिंप्लीफाइड और कंसेप्ट को डीप तक लेके मैं गया हूं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन में ऑप्शन जो है अभी नहीं दिए हुए हैं, तो इस क्वेश्चन को एक बार के लिए स्किप कर देते हैं। द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम हैविंग लेंथ एल डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मीन पोजीशन टू एन एंगुलर पोजीशन थीटा विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, इफ इट इज रिलीज्ड देन वेलोसिटी ऑफ बॉब एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। चलो मैं आपको जनरली इसकी बातें बता देता हूं और उसमें जो क्वेश्चन आया है किस तरफ से पूछा जाता है वो बता देता हूं। मान लिया जाए आपकी ये मीन पोजीशन है, इस मीन पोजीशन से आप पहुंच गए यहां पे थीटा एंगुलर पोजीशन पे, यहां पे। ठीक है, अब ये वेलोसिटी पूछ रहा है। अब एक बात सोचिए, अगर ये इसके एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचता, ये कौन सी है एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके तो बॉडी के पास वेलोसिटी जीरो हो जाती, केवल पोटेंशियल बचती है। पर ये एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं है, ये कुछ हाइट पे है इस प्रकार से, और ये जो हाइट है इससे ये है h, स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, इस L का एक हिस्सा इस तरफ होगा जिसको हम कहेंगे L कोस थीटा। ये एक वेक्टर है L का एक कंपोनेंट इस तरफ और दूसरा कंपोनेंट इस तरफ, पता होगा सभी को। अगर ये एक वेक्टर L होता तो L के दो कंपोनेंट होते, एक अलोंग थीटा जिसको L कोस थीटा कहते हैं, एक दूसरा इस तरफ जिसको L साइन थीटा कहते हैं, उसकी जरूरत नहीं। अगर ये h हाइट निकालनी है, अगर इस पूरी लेंथ में से ये लेंथ घटा दूं, मतलब L में से L कोस थीटा घटा दूं, तो ये क्या बचेगा L कॉमन, दैट इज 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, इस पॉइंट पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, दैट इज mg इंटू L 1 माइनस कोस थीटा, इसके बराबर है। और उसी टाइम इसके पास पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ काइनेटिक भी होगी, तो ये टोटल जो mg L इंटू 1 माइनस कोस थीटा है, ये किसके बराबर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम क्या कहेंगे, सॉरी काइनेटिक जिसको कहेंगे हाफ एम वी का स्क्वायर। एम से एम क्या होगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2g इंटू एल इंटू 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू वी, स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, इस प्रकार से। तो ये इस क्वेश्चन का उत्तर है, वेलोसिटी पूछ रहा है उस पर, तो ऐसे उत्तर आ जाएगा इसका। मैंने यहां पे जस्ट आपको कंसेप्ट समझाया है कि जब इसकी वेलोसिटी v थी, यहां पे काइनेटिक एनर्जी थी, ये ऊपर जाएगा तो ये काइनेटिक पोटेंशियल में बदलेगी। इस पॉइंट पे जाने के बाद इस बॉडी के पास इतनी पोटेंशियल है और इस पोटेंशियल के साथ साथ इसके पास काइनेटिक भी है, क्योंकि अभी ये एक्सट्रीम पे नहीं गया है, एक्सट्रीम पे नहीं गया है तो इसके पास काइनेटिक भी है और पोटेंशियल भी है। वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट कर दें, इक्वेट कर दिया तो mgl 1 माइनस कोस थीटा किसके बराबर होगा, हाफ mv। यहां से हमने इसकी वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लिया और ये वेलोसिटी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 39। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। टाइम पीरियड कितना दे रहा भाई, 2 सेकेंड टाइम पीरियड है। इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 4, एल को कितना कर दिया 4l कर दिया, 4 गुना बढ़ा दिया, देन इट्स टाइम पीरियड बिकम। अब देखो सिंपल पेंडुलम की बात करेंगे तो उसके टाइम पीरियड का फार्मूला है अंडर द रूट l बाय जी के बराबर, मतलब टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, रूट एल के है। अगर इस टाइम पीरियड को 4 गुना बढ़ा दिया यानी कि 4l कर दिया, तो 4l का बाहर निकालेंगे, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ रूट एल, मतलब कितने गुना हो गया 2 गुना, इसलिए कितना हो जाएगा 2 से 4 सेकंड हो जाएगा, 2 से 4 सेकंड हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। क्योंकि रूट 4 है, रूट 4 का बाहर 2 आएगा तो 2 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स होगा तो कितना हो जाएगा, दैट इज 4 सेकंड। देख सकते हो ये रहा, यानी कि t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 इंटू रूट एल, और रूट एल की वैल्यू क्या है t है, देखो रूट एल इज इक्वल टू t, तो t ये नया टाइम पीरियड 2 टाइम्स, ये नया टाइम पीरियड 2 टाइम्स हो गया, पहले वाला टाइम 2 था तो 2 दूनी 4 सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40। द टू सिंपल पेंडुलम्स ऑफ ए लेंथ 5 मीटर एंड, पहले की लेंथ 1 की दे रखी है, दैट इज L1 इज इक्वल टू 5 मीटर एंड L2 इज इक्वल टू 20 मीटर, ऐसे दे रखी है। एक की 5 मीटर, एक की 20 मीटर। आर गिवन ए स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट इन वन डायरेक्शन एट सेम टाइम, दे विल बी अगेन इन फेज व्हेन द पेंडुलम ऑफ टोटल वेवलेंथ हैज ऑसिलेशन कंप्लीटेड, यानी कि वो वापस सेम फेज में कब होंगे, जब छोटे वाला कितनी ऑसिलेशन को कंप्लीट कर लेगा।
ये बात अगले ने पूछी है। दो सिंपल पेंडुलम जिनकी लेंथ दे रखी है इतनी, तो सेम फेज की बात पूछ रहे हैं। आपको टाइम पीरियड का फार्मूला पता होगा सिंपल पेंडुलम के, दैट इज L डिवाइडेड बाय G के बराबर। ठीक है, अगर इसी की फ्रीक्वेंसी लिखी जाए, तो 1 बाय में 2 पाई अंडर द रूट G बाय में L हो जाएगा। अब इन्होंने पूछा है कि उन दोनों को, तो अब आप इस क्वेश्चन को चाहे तो आप टाइम पीरियड से सोल्व कर लीजिए, चाहे आप फ्रीक्वेंसी से, ये आपकी मर्जी है आप किससे सोल्व करना चाहते हैं। ठीक है, आप जिससे भी सोल्व करना चाहेंगे उसी से ये क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाएगा। अब देखिए, टाइम पीरियड की बात करेंगे तो पहले केस में जो टाइम पीरियड होगा दैट इज T1 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट L1 है 5 और G की वैल्यू ले ली 10, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि T1 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 2। इसी प्रकार T2 की वैल्यू निकालोगे तो 2 पाई अंडर द रूट, 5 दूनी 10, 1 बाय रूट 2 होगा भाई। ऊपर वाले केस में जो आएगा वो आएगा 1 बाय रूट 2, क्योंकि 5 दूनी 10, 2 नीचे था। अब दूसरे की लेंथ कितनी है, 20 और ये है 10, तो इससे कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो T2 टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू में 2 पाई अंडर द रूट 2। अब हम T1 को T2 से डिवाइड करते हैं, दैट इज T1 बाय T2। T1 की वैल्यू है 2 पाई डिवाइडेड बाय में रूट 2, देखिए 2 पाई डिवाइडेड बाय रूट 2, और इसकी वैल्यू है 2 पाई रूट 2, तो इससे कैंसिल आउट, तो T1 बाय T2 इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2 गुणा रूट 2, 2 हो जाएगा। तो T2 किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज 2 T1 के बराबर। यानी कि T1 से 2 गुणा ज्यादा टाइम पीरियड है, 2 गुणा ज्यादा है, तो इसका मतलब T1 जब तक एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, ये 2 कर चुका होगा, मतलब इससे 2 ऑसिलेशन के बाद वहीं पहुंच जाएगा, क्योंकि उसने जब तक T1 एक चक्कर लगाएगा तब T2 2 चक्कर लगा के उसी पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो कितना होगा, 2 का हो जाएगा, 2 ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 41, ए मास m इज वर्टिकली सस्पेंडेड फ्रॉम स्प्रिंग ऑफ ए नेग्लिजिबल मास। अब स्प्रिंग की बात कर रहा है भाई। द सिस्टम ऑसिलेट विद फ्रीक्वेंसी n, कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर रहा है, दैट इज फ्रीक्वेंसी n के साथ, फ्रीक्वेंसी n के साथ। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम इफ मास ऑफ 4m इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम। अब फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1 बाय 2 पाई अंडर द रूट k बाय m, इस प्रकार। यानी कि अगर इस पूरी सिस्टम को कांस्टेंट मान लो तो ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, m के, इस प्रकार हो गया। अब जब ये F1 है तो ये मास m1 है, दूसरे केस में जब ये F2 हो जाएगा तो ये मास हो जाएगा m2, इस प्रकार से। यहां पे हम करेंगे दैट इज F1 डिवाइडेड बाय F2 इज इक्वल टू, F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बाय रूट m1, और m2 की वैल्यू हो जाएगी 1 बाय रूट m2। ठीक है, तो F1 बाय F2 इज इक्वल टू, m2 की वैल्यू कितने गुना कह रहा है, 4m कह रहा है। जब उसी मास से 4m मास को सस्पेंड कर दिया जाए, और पहले मास कितना था, m था, तो कैंसिल आउट, 4 का रूट निकालोगे तो 2, तो ना फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगी F1 बाय 2 इज इक्वल टू F2, मतलब F1 को क्या बोला था, n, तो कितनी हो जाएगी नई फ्रीक्वेंसी, n बाय 2 के बराबर, दैट इज n बाय 2 के बराबर हो जाएगी। सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सा क्वेश्चन है, उसी को सोल्व करना है और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 42, देखिए, इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाय 2%, इंक्रीज्ड बाय 2%, देन टाइम पीरियड। अब सीधा सा फार्मूला आपको टाइम पीरियड का पता है, दैट इज 2 पाई अंडर द रूट L बाय G। अब 2 पाई कांस्टेंट, G भी कांस्टेंट, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, रूट L के हो गया। अब 2% का इंक्रीमेंट किया है तो आपको ये लंबे मेथड से जाने की जरूरत नहीं, आप एरर का मेथड लगा दो। 10% तक एरर का मेथड लगता है, तो एरर का मेथड क्या हो जाएगा, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए, दैट इज टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और इसकी पावर 1 बाय 2। तो यहां पे क्या लिखेंगे, दैट इज डेल्टा T डिवाइडेड बाय T इज इक्वल टू, अब प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू बदल दो, 1 बाय 2 आगे एंड डेल्टा L बाय L।
ऐसे एरर का फार्मूला था ये, पावर वाली टर्म आगे और इसको डेल्टा एल बाय एल, इसको कहते हैं फ्रैक्शनल एरर। इसका नाम क्या होता है? फ्रैक्शनल एरर की बात करते हैं। अब डेल्टा एल बाय एल उसकी वैल्यू कितनी दे रहा है? 2%, परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर, जिसको क्या लिख रहा है ये? डेल्टा एल बाय एल, और जिसकी वैल्यू क्या दे रहा? 2%, ये रही। तो यहां पे रखोगे तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, कैंसिल आउट हो गए, कितना बचा? 1%। तो क्या हो जाएगा? अगर उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, क्योंकि टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के है, अगर लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, इसलिए हमारे पास टाइम पीरियड इंक्रीज बाय 1% बढ़ रही है, तो इंक्रीज बाय 1%, इस तरह से। ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा भाई। ए सिंपल पेंडुलम विद ए बॉब ऑफ मास m ओसिलेट A to C। देखिए, सिंपल पेंडुलम विद बॉब ऑफ मास A से C तक ओसिलेट करेगा, A से C तक क्या करेगा? ओसिलेट करेगा। एंड बैक टू A सच दैट PB इज h। इस प्रकार ये जो हाइट PB है ये h के बराबर है। पहले ये A से C जाएगा, फिर C से वापस A पे आएगा, ऐसे बोल रहा है। इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज दी, देन वेलोसिटी ऑफ द बॉब एज इट पासिस थ्रू द B। जब ये B से पास होगा तो वेलोसिटी बतानी। अब सीधी सी बात है, जब ये A पे था तो B पॉइंट से कितना ऊंचा था? h ऊंचा था, यही तो बात है। अब आपको सिंपल सा कंसेप्ट है ये मोशन का। जब ये इस पॉइंट के ऊपर था, किस पॉइंट के ऊपर था? A पॉइंट के ऊपर था। जब ये इस A पॉइंट के ऊपर था, A पॉइंट पे, तो इस B पॉइंट से कितनी हाइट ऊंचा था? h हाइट ऊंचा था। h हाइट ऊंचा था, तो B पे आते आते इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी mgh है वो किस में कन्वर्ट हो चुकी होगी? दैट इज काइनेटिक एनर्जी में। तो m से m कैंसिल, दैट इज 2gh, और इसके ऊपर क्या रहेगा? रूट इज इक्वल टू वेलोसिटी, बस हो गया कन्वर्ट। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू √2gh, ये रहा ऑप्शन। तो आज का सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। मैंने कंप्लीट जो भी चैप्टर आपको करवाए हैं उसको बिल्कुल बेसिक से भी नीचे गया हूं मैं, बेसिक से भी नेगेटिव में गया हूं मैं, बिल्कुल गड्ढा खोद के अर्थ के सेंटर से वहां से उठाया है। अब आपके बहाने बिल्कुल नहीं चलेंगे, और ऐसा कोर्स, ये पूरी सीरीज आपको नहीं मिलेगी, ये मैं गारंटी ले रहा हूं PYQ की। इसके बाद 2025 के लिए हम CBSE बोर्ड और उसके साथ साथ नीट के कोर्स की अलग से वीडियो शुरू करेंगे। फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री भी आपके लिए लेके आएंगे। तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा धमाल होने वाला है नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो।